नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है जी बिहार झारखंड के कार्यक्रम डॉक्टर केपी यादव स्मृति सम्मान समारोह में। आपके साथ मैं हूं राजेश कुमार। ज्ञान और मोक्ष की इस पवित्र धरती गया जी में आज हम सब एक पुण्य आत्मा की पुण्यतिथि के मौके पर इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर मौजूद सभी गणमान्य लोगों को और टेलीविज़न के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर सोशल मीडिया पर हमें लाइव देख रहे हमारे दर्शकों को जी मीडिया के सीईओ और जी बिहार झारखंड के चैनल हेड पुरुषोत्तम वैष्णव सर की तरफ से मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है और आप सबसे अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें और अपने मोबाइल फ़ोन को साइलेंट मोड में डाल लें। आपसे अनुरोध है कि अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में डाल लें और अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। और हमारे बीच आज के कार्यक्रम के अतिथि, विशिष्ट अतिथि और आयोजक और गया के गणमान्य लोग सभी मौजूद हैं। तो आइए हम एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ सबका स्वागत करते हैं और हम सभी का आभार भी जताते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त से समय निकाला और हमारे इस कार्यक्रम में आप सब पधारे हैं। और अब हम परंपरा के मुताबिक अपने अतिथियों का स्वागत बुके देकर करेंगे, गुलदस्ता देकर करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा जी मीडिया के सीनियर टेरिटरी मैनेजर सेल्स प्रदीप जी से कि वो आएँ और साथ ही आज के कार्यक्रम का आयोजक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से, जिनके पिता की स्मृति में आज हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, इस बड़े कार्यक्रम का, हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करें जो यहाँ पर मौजूद हैं। तो हमारे बीच में डॉक्टर ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव जी हैं जो डिप्टी मेयर हैं गया नगर निगम के, उनका स्वागत करें। प्रदीप जी से अनुरोध है और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से अनुरोध है कि जो हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथि हैं और विशिष्ट अतिथि हैं, उनका स्वागत बुके देकर किया जाए। तो बुके देकर उनका स्वागत किया जाए। हमारे बीच अतरी के विधायक भी हैं, उनका भी स्वागत हम गुलदस्ता देकर करेंगे, बुके देकर करेंगे। प्रदीप जी से, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से अनुरोध है कि माननीय विधायक जी का स्वागत बुके देकर किया जाए। हमारे बीच में डॉक्टर रामजीत सिंह हैं, एक्स प्रेसिडेंट हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथ के दिल्ली के। डॉक्टर रामजीत सिंह जाने माने चिकित्सक हैं, उन्हें भी बुके देकर हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं बुके देकर। जो हमारी परंपरा है, जो हमारी रवायत है, उसके मुताबिक हम बुके देकर उनका भी स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर एम के साहनी, पीएचडी इन होम्योपैथी, शिवपुरी पटना से हमारे बीच में हैं, जाने माने चिकित्सक हैं, उनका भी हम स्वागत बुके देकर करेंगे। डॉक्टर एम के साहनी। प्रदीप जी और वीरेंद्र कुमार जी से सादर अनुरोध है कि बुके देकर, गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करें। डॉक्टर यूएस अरुण, सेक्रेटरी हैं आईएमए गया के, वो हमारे बीच में हैं, अनुरोध है कि वो बुके देकर उनका स्वागत करें। डॉक्टर आलोक जैन हमारे बीच में हैं, डीएमआरडी हैं रेडियोलॉजी के, और डॉक्टर आलोक जी का हम स्वागत करेंगे बुके देकर, गुलदस्ता देकर। डॉक्टर विजय जैन सीनियर पीडियाट्रिक हैं हमारे बीच में, उनका भी हम गुलदस्ता देकर स्वागत करेंगे। और जो भी विशिष्ट अतिथि गणमान्य लोग गया के हमारे बीच मौजूद हैं, आप सबका स्वागत है। तिरंगा, सबके गले में तिरंगा इस बात की गवाही दे रहा है, इस बात का साक्षी है कि ये आने वाले कुछ दिनों में हम 15 अगस्त आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस मौके पर राष्ट्रभक्ति की भावना, देश प्रेम किस कदर हमारे सबके जहन में, सबके दिल में बसा है, वो यहाँ की तस्वीरों को देखकर इस बात की गवाही भी यहाँ की तस्वीरें दे रही हैं। तो हम अपने मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं बुके देकर। और जो भी विशिष्ट अतिथि यहाँ पर मौजूद हैं हमारे बीच में, डॉक्टर एम के साहनी, डॉक्टर यूएस अरुण, डॉक्टर आलोक जैन, डॉक्टर विजय जैन, इन सब का हम बुके देकर इनका स्वागत कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम कई मायनों में बेहद खास है, कई मायनों में विशिष्ट है, क्योंकि हम एक ऐसे पुण्यात्मा को आज याद करेंगे, उनके कार्यों को याद करेंगे, उनके विचारों को याद करेंगे, जिनके जहन में समाज की तरक्की, लोगों की भलाई और जो बीमार बिहार या बीमार गया था उससे लड़ने की क्षमता रही, लड़ने की इच्छा रही, वो आजीवन उससे लड़ते रहे। उनकी याद में आज हम इस बड़े कार्यक्रम को यहाँ पर कर रहे हैं और उन्हें हम सम्मानित करेंगे जिन्होंने उनके विचारों को आगे बढ़ाया है। और ऐसे तमाम जो ऐसी बीमारियाँ हैं, चाहे वो शरीर की बीमारी हो, चाहे वो समाज की बीमारी हो, उन तमाम बीमारियों से लड़ने की कोशिश की है
ऐसे लोगों को हम आज इस कार्यक्रम के जरिए सम्मानित करेंगे। तो लगातार हम बुके देकर अपने विशिष्ट अतिथियों का सम्मान कर रहे हैं और आपको बता दें कि ज्ञान और मोक्ष की ये नगरी, यहाँ पर ऐसे ऐसे पुण्यात्मा थे जिन्होंने समाज की भलाई के लिए हर वक्त काम किया। और चंदन यादव हमारे बीच में है, जेडीयू के सेक्रेटरी हैं, उन्हें भी बुके देकर सम्मानित किया जाए। मेरी गुजारिश है प्रदीप जी से, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से कि चंदन यादव को बुके देकर उनका स्वागत किया जाए। हमारे बीच में वो मौजूद है। तो आपका हम आभार जताते हैं कि आपने कीमती वक्त से समय निकाला और आप इस कार्यक्रम में आए। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर केपी यादव स्मृति सम्मान समारोह, हम उन्हें सम्मानित करेंगे जिन्होंने न केवल शरीर की बीमारियों से लड़ने की कोशिश की, उससे मुक्ति दिलाई लोगों को, बल्कि समाज की भी जो बीमारी है, समाज की भी जो बुराई है, उससे भी लड़ने के लिए जो लोग लगातार अनवरत काम कर रहे हैं, उनके लिए आज का ये कार्यक्रम है, आज का ये समारोह है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने जिसका आयोजन किया है। और आपको बता दें कि इस ज्ञान और मोक्ष की नगरी में आज हम इस पवित्र धरती के पुण्यात्मा स्वर्गीय डॉक्टर केपी यादव की पुण्यतिथि के मौके पर इस बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। विष्णुपद मंदिर की ये पवित्र नगरी और अंतः सलीला फल्गु की धाराएं इस बात की साक्षी हैं कि डॉक्टर केपी यादव ने चिकित्सा के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी एक मुकाम हासिल किया है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि उनकी विरासत को उनके पुत्र डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने न केवल संभाल कर रखा है, बल्कि उनकी कीर्ति में भी इजाफा किया है। तो आपको बता दें कि केपी यादव स्मृति सम्मान समारोह आज हम यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। और अब हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, यानी कि परंपरा के मुताबिक अब दीप जलाकर लैंप लाइटिंग के जरिए हम औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। मेरी गुजारिश है प्रदीप जी से, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से कि जो विशिष्ट अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं आज के कार्यक्रम के, सभी को मंच पर लेकर आए और दीप जलाकर अब हम औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं। हमारे बीच में अत्रि विधायक हैं, माननीय विधायक जी से अनुरोध है कि वो मंच पर चले आएँ। हमारे बीच में चंदन यादव हैं, उनसे अनुरोध है कि मंच पर चले आएँ। डॉक्टर ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, डिप्टी मेयर हैं गया नगर निगम के, उनसे अनुरोध है कि कृपया मंच पर चले आएँ। प्रदीप जी और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से मेरी गुजारिश है कि उनको मंच पर बुलाएं। डॉक्टर एम के साहनी हमारे बीच में हैं, एम के साहनी, डॉक्टर एम के साहनी से अनुरोध है कि वो मंच पर चले आएं। डॉक्टर यूएस अरुण, उनसे अनुरोध है कि आप मंच पर चले आएं। डॉक्टर आलोक जैन, डॉक्टर विजय जैन से अनुरोध है कि कृपया मंच पर चले आएँ। ये हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया दीप जलाकर, जो हमारी परंपरा रही है, उसके मुताबिक हम किसी कार्यक्रम को शुरू करते हैं। अमित कुमार हमारे बीच में हैं। अमित जी आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं। अमित जी से अनुरोध है कि कृपया मंच पर चले आएं। दीप जलाकर, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी रवायत है कि किसी भी शुभ काम को करने से पहले हम दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे बीच में अनिल स्वामी हैं, गोरक्षा आंदोलन से जुड़े हैं, बीजेपी के नेता। अनिल स्वामी जी से अनुरोध है कि कृपया मंच पर चले आएं। हम दीप जलाकर कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं औपचारिक तौर पर। नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं कर्हासि हृदं दर्शयामि सत्यं दर्शयामि तन्मामवतु तद्वक्तामवतु अवतु माम् अवतु नाताम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। बहुत शुक्रिया आप सभी का। और ये दीप जो जल रहा है, ये हमें अच्छे कामों की याद दिलाता रहेगा और ये बताएगा कि किस तरीके से आगे भी अगर हमें बेहतर गया बनाना है, बेहतर बिहार बनाना है, तो इसी तरीके से अंधेरे को मिटाना होगा और हमें रोशनी के जरिए ये उम्मीद करनी होगी कि इसी तरीके से अंधेरा छटेगा। तो एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाना चाहते हैं।
डॉक्टर केपी यादव की स्मृति में। हालांकि उनके कामों को, उनके विचारों को एक रिपोर्ट के जरिए समेटना बहुत आसान नहीं है, लेकिन हमारी टीम ने कोशिश की है कि तेरा विराट यह रूप कल्पना पट पर नहीं समाता है, जितना कुछ कहें मगर कहने को शेष रह जाता है। एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। मोक्ष और ज्ञान की भूमि गया में डॉक्टर केपी यादव क्लिनिक है, जहां इलाज के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। डॉक्टर केपी यादव ने इस अस्पताल की नींव रखी थी। उनके निधन के बाद इस अस्पताल की जिम्मेदारी अब उनके बेटे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के कंधों पर है। डॉक्टर केपी यादव का जन्म मानपुर ब्लॉक के सनौत गांव में 1 जुलाई 1945 को हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के ही हाई स्कूल में पूरी की थी। फिर जगजीवन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, फिर बीएड की भी डिग्री हासिल की। डॉक्टर केपी यादव के मन में कुछ और करने की चाहत थी, इसीलिए उन्होंने कोलकाता का रुख किया, जहां उन्होंने होम्योपैथ चिकित्सा में एमडी की डिग्री ली। गरीब और असहाय लोगों की मदद करना उनकी आदत में शुमार था। अपने बाबूजी के पद चिन्हों पर चलते हुए चिकित्सा के साथ साथ सामाजिक कार्यों में मैं भाग लेने लगा। उनके जीवन काल में ही मैं देश और विदेश में होम्योपैथ पर और पैरालिसिस पर बहुत सा सेमिनार में हमें व्याख्यान देने का, स्पीच देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2-2 घंटे का स्पीच मैंने देश और विदेश में पैरालिसिस पर दिया हूँ। बाबूजी के नहीं रहने के बाद भी मैं उनके कार्यों को निरंतर बढ़ा रहा हूँ। उनकी सेवा भाव देख और लोग भी उनके साथ जुड़ते चले गए। गरीब और असहाय बच्चों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने एक स्कूल खोला, जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है। डॉक्टर केपी यादव के निधन के बाद उनके बनाए रास्ते पर उनके बेटे डॉक्टर वीरेंद्र भी चल पड़े। मैंने चिकित्सा के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल कर लिया है। आज मेरे पास गया, मगध, बिहार के अलावा झारखंड, यूपी, बंगाल, मध्य प्रदेश, दिल्ली से पेशेंट आ रहे हैं। ऑनलाइन चिकित्सा हमसे ले रहे हैं। पिता का नाम रोशन करने के लिए डॉक्टर वीरेंद्र ने BHMS और होम्योपैथ में एमडी की डिग्री प्राप्त कर लोगों की सेवा में जुट गए। गया में डॉक्टर केपी यादव के नाम पर अस्पताल और हेल्थ कैंप के जरिए लोगों का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर केपी यादव क्लिनिक की लोकप्रियता बिहार ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ अपने पिता का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि चिकित्सा के क्षेत्र में एक अलग पहचान भी हासिल कर चुके हैं। यही वजह है कि डॉक्टर केपी यादव क्लिनिक में सुबह से लेकर शाम तक मरीजों की भीड़ लगी रहती है। गरीब और असहाय लोग भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि उनके काम को, उनके विचारों को एक रिपोर्ट में सहेजना संभव नहीं है, लेकिन इसके बाद भी हमने कोशिश की और आपको बताया कि उन्होंने कितना कुछ इस शहर के लिए और बीमारी से जूझते उस समाज के लिए किया, जिसकी स्मृति में आज हम इस बड़े कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं। तो अब पहले सत्र की तरफ चलते हैं, जब कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। और पहले सत्र में हम 2 जाने माने चिकित्सकों के साथ बातचीत करेंगे। मैं सत्र को ज्वाइन करूँगा और आपको बता दें कि किस तरीके से वो बीमारियों से लड़ रहे हैं, किस तरीके से होम्योपैथी को आगे बढ़ाने की दिशा में वो लगातार काम कर रहे हैं, ये हमें जानने को मिलेगा। तो मैं आवाज़ दे रहा हूँ डॉक्टर रामजीत सिंह, एक्स प्रेसिडेंट हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथ दिल्ली के, कि वो मंच पर चले आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर M.K. साहनी, PhD इन होम्योपैथी, शिवपुरी पटना से हमारे बीच में हैं और उनसे मेरी गुजारिश है कि कृपया मंच पर आएँ, हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। और मैं अब उन्हें ज्वाइन करूंगा और उसके बाद होम्योपैथी पर, किन बीमारियों से लड़ने में होम्योपैथी सबसे कारगर है और किस तरीके से भारत में चिकित्सा की जो वर्तमान व्यवस्था है इसको बदलने में और इसको बेहतर करने में होम्योपैथी किस तरीके से कारगर हो सकती है,
किस तरीके से होम्योपैथी भारत की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर कर सकती है, इन कुछ सवालों का जवाब हम जानेंगे, क्योंकि दोनों अपने कार्यक्षेत्र के सिद्धहस्त हैं। मैं उन्हें ज्वाइन करूंगा। एक बार फिर से मैं परिचय कराना चाहूँगा। हमारे बीच में डॉक्टर रामजीत सिंह है और डॉक्टर एम.के. साहनी जी हैं। आपका बहुत स्वागत है। और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से होम्योपैथी के क्षेत्र में या बेहतर स्वास्थ्य लोगों को मिले, उसके लिए उन्होंने जिस तरीके से काम किया है, ये अभी जब इनसे जवाब पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर रामजीत सिंह आपसे है कि होम्योपैथी को आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, कौन कौन से कदम अभी? देखिए, बहुत कम समय है, होम्योपैथी को काफ़ी समय है जी। मात्र लगभग 50 साल हुए जब पूरे देश में होम्योपैथिक शिक्षा को एक रेगुलराइज किया गया, और 1983 में पूरे भारतवर्ष में एक पाठ्यक्रम, एक सिलेबस लागू हुआ। उसके पहले प्रत्येक राज्य में होम्योपैथिक एजुकेशन जो है अपने अपने ढंग से, अपने अपने राज्य के हिसाब से भारत सरकार या अन्य प्रदेश सरकारें चलाया करती थी। 1983 में भारत सरकार ने एक एक्ट अमेंडमेंट किया और उसका नाम रखा सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी एक्ट 1973। उसको इन्फोर्स किया 1983 में, और 1983 के बाद हमारा BHMS सिलेबस 5.5 साल का हुआ जी। उसके बाद 3 साल का MD और उसके बाद PhD कोर्स, यानी इक्विवेलेंट। अगर MBBS में भी आप देखें तो 5.5 साल का कोर्स है, हमारे यहाँ भी 5.5 साल का कोर्स है, 3 साल का उनके यहाँ MD है, हमारे यहाँ भी 3 साल की MD की पढ़ाई होती है। लेकिन हमारा सिस्टम बहुत अभी मात्र 50 साल हुए इसको, जहाँ की एजुकेशन के क्षेत्र में हमने पूरे हिंदुस्तान में इसको रेगुलराइज कर दिया है। और आज के तारीख में आप देखेंगे कि जब 2014 में माननीय आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी जब केंद्र में आए, तो पहली बार आयुष मंत्रालय का गठन हुआ। इसके पहले पूरे भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में अलग अलग होम्योपैथी का एक विंग हुआ करता था। 2014 के पहले भारत में भी हमारे एक आयुष डिपार्टमेंट हुआ करता था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का होम्योपैथी पर बहुत विशेष ध्यान है। इसके लिए उन्होंने स्वयं आयुष मंत्रालय का गठन किया और स्वयं एक इसके लिए कैबिनेट मिनिस्टर का भी गठन किया। और आज तो पूरे देश में अगर आप देखेंगे कि चाहे चिकित्सा हो या शिक्षा हो, दोनों के क्षेत्र में जो अपार संभावनाएं हैं, होम्योपैथी का अपार विकास हो रहा है। मेरा जो सवाल था कि वो कौन से स्टेप है जो उठाए जाने चाहिए होम्योपैथी की बेहतरी के लिए? अब मैं बिहार की बात करता हूँ। बिहार में हमारा अभी लगभग 3000 होम्योपैथी आयुष चिकित्सकों की बहाली हो रही है। उसमें 1000 लगभग होम्योपैथी चिकित्सक हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर स्टे ऑर्डर किया था, और अभी 4 दिन पहले वो स्टे ऑर्डर हट गया है और बहाली हमारी होने जा रही। तो सबसे पहला कदम ये है कि हमारे जो ग्रेजुएट्स जो पास करके निकल रहे हैं, और पास करने के बाद उनकी जो समायोजन है, उनकी जो नियुक्ति है, वो दूसरे चिकित्सा पद्धति के अपेक्षा बहुत कम है। पहला कदम सरकार को ये उठाना चाहिए कि जितने हमारे ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट पास करके निकल रहे हैं, उनका रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए, उनकी नौकरी की व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल। और डॉक्टर M.के. साहनी हमारे साथ हैं, उनसे सवाल करते हैं, काफ़ी सीनियर हैं। और सर, आपका अलग माइक होगा वहाँ पर रखा हुआ, दूसरा माइक होगा, एक उधर साथ में उनका वो माइक है। तो साहनी जी जाने माने चिकित्सक हैं और काफ़ी काम भी आपने बेहतर किया है। तो एक सवाल है कि आजकल जो होम्योपैथी पढ़ने के लिए जो बच्चे आ रहे हैं, जो छात्र आ रहे हैं, उनको लेकर आपका अनुभव कैसा है? वो कैसे बच्चे आ रहे हैं? देखिए, परिवेश बहुत बदल चुका है, और जैसा कि डॉक्टर रामजीत सिंह सर ने बताया कि आज हम लोग BHMS की पढ़ाई हो रही है, उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन की पढ़ाई हो रही है। ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि लोगों का रुझान है और पूरे समाज में होम्योपैथी का प्रचलन बढ़ा हुआ है। और आज छात्र को एडमिशन लेने के लिए पहले तो पकड़ के लाना पड़ता था, लेकिन आज छात्र नीट के एग्जामिनेशंस को पास करके BHMS में एडमिशन लेते हैं।
इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशंस के लिए भी AIPGT को क्रॉस करने के बाद में ही होता है। तो यानी आप देखिए स्टैंडर्डाइजेशंस के मामले में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही होम्योपैथी जो है सो काफ़ी विकास है और लोगों का रुझान बदला है। और मैं देख रहा हूँ कि अभी जो मैं पढ़ाता भी हूँ और छात्रों में जो रुचि है वह साइंटिफिक होम्योपैथी को जानने की रुचि है और इसके प्रति जिज्ञासा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं और बहुत सारे कोर्ट का भी ऑर्डर है कि होम्योपैथी का स्थान कहाँ है। तो अभी एक बहुत ही हाल में एक कोर्ट का ऑर्डर है कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स आर मोर क्वालिफाइड दैन द एलोपैथिक फिजिशियंस। तो ये इस बात का इंडिकेट करता है कि होम्योपैथी का रुझान है और होम्योपैथी की बहुत बड़ी पोटेंशियलिटी है, बहुत बड़ी क्षमता है, जो कि क्योंकि होम्योपैथी में केवल हम लोग शरीर का इलाज नहीं करते हैं। होम्योपैथी में का जो इलाज करने का जो पहलू है वह शारीरिक और मानसिक लक्षणों के साथ में आध्यात्मिक जुड़ाव है। यह बहुत बड़ी बात है जो किसी भी चिकित्सा पद्धति में आप नहीं देखेंगे और इसके कारण आज होम्योपैथी बहुत सस्टेन कर रहा है और हमेशा सस्टेन करता रहेगा। बिल्कुल। डॉक्टर रामजीत सिंह जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, जो मैंने इनसे पूछा था उससे मिलता जुलता ही सवाल है कि जो बच्चे अभी आ रहे हैं पढ़ने के लिए होम्योपैथी, उनकी परेशानी क्या है? जैसा कि डॉक्टर साहनी जी ने अभी बताया कि अभी बच्चों में एक अवेयरनेस अभी तक नहीं हुआ कि हमारा एडमिशन जो है वो कैसे होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे ऑल ओवर कंट्री में नीट कंपलसरी कर दी, होम्योपैथिक में भी नीट कंपलसरी हो गया। अब अगर बच्चे नीट की परीक्षा दे दिए, नीट के बाद उनको क्या करना है, काउंसलिंग करानी है, काउंसलिंग नहीं करानी है, तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक तो तैयारी नहीं कर रहा है, उनको पता ही नहीं है कि हमको नीट कैसे लेना है। अभी 2 साल पहले नीट लागू हुआ है, तो इसलिए नीट की तैयारी करें और नीट के बाद हम काउंसलिंग कराएं, ये अभी अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है। और जब वहाँ से एडमिशन अगर हो जाता है तो सबसे पहला काम है कि हमारे जो सिलेबस हैं, जो हमारी MCI की जो अब NMC हो गई है, तो MCI की जो गाइडलाइन है और उस गाइडलाइन के अनुसार जो 8 सब्जेक्ट हैं, MCI की जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के 8 सब्जेक्ट हैं, बिल्कुल सेम सब्जेक्ट हमारे होम्योपैथी में भी है, 8 सब्जेक्ट, केवल होम्योपैथी सब्जेक्ट हमारे अलग हैं, उनकी फार्माकोलॉजी अलग। तो इसलिए हमारे बच्चों को अभी भी बहुत मेहनत की ज़रूरत है और एडमिशन के लिए, और उनको कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल, ये नई जानकारी है जो लोगों को जाननी चाहिए। डॉक्टर साहनी, अब से अगला सवाल है मेरा। सवाल ये है कि आप डॉक्टर बी साहनी के बेटे हैं, बड़ा नाम था उनका भी चिकित्सा के क्षेत्र में, और उन्होंने शुरुआत की थी ड्रग ट्रांसमिशन थ्रू हेयर की। तो ये कैसे काम करता है, और जब उन्होंने शुरू किया उसको, तब से लेकर अब तक क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या विकास हुआ है उसमें? जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, डॉक्टर बी साहनी ने वो होम्योपैथी के बहुत ही जाने माने और शिक्षाविद चिकित्सक रहे हैं, वैज्ञानिक रूप में रहे हैं, और इन्होंने अपने दृष्टिकोण से, अपने खोज के माध्यम से उन्होंने पाया कि होम्योपैथिक दवा जो है सो इतना सूक्ष्म होता है, इतना डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है। जो आप देखते हैं बाज़ार में कोई दवा मिलती है होम्योपैथी की 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, तो यह पोटेंसी का मतलब है कि उतना ये डाइल्यूट किया हुआ है और यह डायनेमिक प्लेन में है, इसमें मॉलिकुलर फॉर्म नहीं होता है। तो मॉलिकुलर फॉर्म नहीं होने के कारण ये इसमें ऊर्जा को प्रसारित हो जाने की क्षमता आ जाती है, पोटेंशियलिटी आ जाती है, जिसका कि डॉक्टर हैनीमैन जो होम्योपैथी के फाउंडर रहे हैं उन्होंने भी रिकॉग्नाइज किया। तो डॉक्टर बी साहनी का अनुसंधान यह रहा कि उन्होंने यह पाया कि यह दवा को दूर से भी ट्रांसमिट किया जा सकता है, पोटेंशियलिटी है। और आज के वर्तमान युग में हम देख रहे हैं कि रिमोट ट्रांसमिशन, रिमोट सेंसिंग प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। तो मैं देख रहा हूँ कि जो डॉक्टर बी साहनी का जो एक शुरुआत था, इसके प्रति लोगों का रुझान धीरे धीरे, चूँकि ये आश्चर्यजनक तो लगता ही है, अविश्वसनीय भी लगता है, लेकिन रुझान बना हुआ है और आज बहुत सारे चिकित्सक इसको अपना रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि अपने बिहार में ही डॉक्टर संजीव हैं, संजीव कुमार सिंह हैं, डॉक्टर अमित हैं, डॉक्टर मेगा हैं, इस तरह से सब लोग इसको एडॉप्ट कर रहे हैं और काफ़ी क्लोजली इसको फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह से आपके गया शहर में भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे, तो मैं पूरे भारतवर्ष की तो बात छोड़ दीजिए, मैं विदेशों में भी मुझे मेरे संपर्क में कुछ लोग आ रहे हैं, तो उनका तो ये धीरे धीरे ये विस्तार तो हो ही रहा है
और लेकिन एक बात जो इसके साथ में पीछे धकेलता है वह है कि होम्योपैथी के दवा की मान्यता, बिल्कुल, इसके प्रति लोगों का आज भी वैज्ञानिक क्षेत्र में विश्वास पूरे तरह से नहीं है। तो इसी कारण हम कहते हैं जिस दिन लोग होम्योपैथिक दवा को पहचान जाएंगे, क्योंकि इसे कैसे काम करता है, इतना डायनेमिक, जो कि एवोगैड्रोज नंबर जो मॉलिक्यूल का होता है उससे क्रॉस करने के बाद भी यह काम करता है। माने कि आपके दवा में कोई भी मॉलिक्यूल नहीं हो, केवल क्या है तो आप देखेंगे, और दुनिया का कोई लेबोरेटरी अभी तक इस बात को प्रूव नहीं कर पाया है कि होम्योपैथी दवा के अंदर में क्या है। तो इसकी जो सत्यापन हो जाएगा, साइंटिफिक रिसर्च हो रहे हैं, एविडेंस बेस्ड स्टडी हो रहे हैं, और नैनो पार्टिकल्स का लेकर के और बहुत सारे खोज के साथ में इस बात का विस्तार हो रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाला समय हम लोगों का होम्योपैथी का ये एक्सटेंडेड थ्योरी ऑफ डॉक्टर हैनीमैन कहलाएगा। बिल्कुल। रामजीत सिंह जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि जो कुछ भी इन्होंने कहा, आपके बारे में नई जानकारी हम अपने दर्शकों को भी दे दें, जो यहाँ बैठे हैं उनको भी दे दें, और जो टेलीविज़न के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को देख रहे हैं कि इन्होंने अपने कई कॉलेज खुलवाए हैं इन्होंने, और कई कॉलेजों को मान्यता भी दी है। तो एक जो केवल होम्योपैथ की बात नहीं कर रहे हैं, एलोपैथ के क्षेत्र में भी या बाकी भी जो आयुर्वेद के कॉलेज भी हैं, मेडिकल कॉलेज कम हैं, डॉक्टर कम निकल रहे हैं, हमारी आबादी सबसे ज़्यादा है, ज़रूरत ज़्यादा है, तो इस कमी को दूर कैसे करें होम्योपैथ की शिक्षा के जरिए, और होम्योपैथ कॉलेज किस तरीके से खोले जाएं, कितने खोले जाएं और अभी कितने कम हैं? देखिए, अभी जब से ये हमारे बहुत से यहाँ जनप्रतिनिधि बैठे हैं, विधायक भी बैठे हैं, जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर की जो स्थिति थी कोरोना के पहले, मुझे याद है कि जब जॉर्ज फर्नांडिस मुजफ्फरपुर से आ रहे थे और घायल हो गए, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उनको पर्ची लिखने के लिए कागज़ नहीं था। कोरोना के पहले हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर और हेल्थ सेंटर बहुत वीक था, और इसका कारण था कि हमारा बजट भी बहुत कम था। लेकिन जैसे ही कोरोना की महामारी 2 साल के अंदर, भारत सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, इन्होंने ध्यान दिया। जो आपने कहा मेडिकल कॉलेज, आप मेडिकल कॉलेज की संख्या क्या थी, आप बिहार में देख लीजिए, माननीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी थे, उनके पीरियड में कितने कॉलेज बिहार में थे। बिहार में एक कंसेप्ट ये चला कि मेडिकल कॉलेज खोलने का मतलब है कि माफिया राज हो जाएगा, माफिया कॉलेज खोल देगा। इसलिए मेडिकल कॉलेज खोलने की, जो आपने कहा कैसे खुलेंगे, यहाँ खुलना ही बंद हो गया, रोक लगा देगी कि यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलेगा नहीं। अब ये 2 साल के बाद सरकार को भी पता चला है कि मेडिकल कॉलेज कैसे खुलेंगे। MCI जो अब NMC हो गई है, उसने भी अपने नॉर्म्स में काफ़ी शिथिलता बरती है, और ये भी हुआ है कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल को भी कैसे हम एक मेडिकल कॉलेज का रूप दे दें। योजना सरकार की, भारत सरकार की यह है कि हिंदुस्तान के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाए, क्योंकि सबसे हेल्थ सेक्टर की पहचान कोरोना में हुई, और न डॉक्टर मिले, न नर्स मिले, और न उनके सहायक स्टाफ मिले। तो इसलिए अब सरकार बहुत प्रयत्नशील है, भारत सरकार, और बहुत नरमी के साथ होम्योपैथिक कॉलेज की जहाँ तक लगभग 255-56 पूरे देश में हमारे कातिल हैं। तो काफ़ी शिथिलता के बाद थोड़ा नीट के आने से प्रॉब्लम हुई है, लेकिन बिहार में भी मेडिकल, चाहे वो होम्योपैथिक सेंट्रल काउंसिल एक्ट हो, चाहे आयुर्वेद की काउंसिल हो या NMC हो, सब लोगों ने कॉलेज खोलने के लिए मापदंड में बिल्कुल काफ़ी शिथिलता दे दी है। और जो भी जनप्रतिनिधि या जो भी कोई कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं, सरकार उनको बहुत सहायता कर रही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल। तो नए कॉलेज खोलने होंगे और नए बच्चों को पढ़ाना होगा, इसके बाद ही हम इस कमी को यहाँ पर दूर कर सकते हैं। और डॉक्टर सैनी, एक सवाल है जो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आजकल के युवा मेंटल डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, यानी गलत आदतों में पड़ जा रहे हैं, तनाव की वजह से इतनी जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, और ये लाखों में ऐसे युवा हैं, और केवल भारत में नहीं, केवल बिहार में नहीं, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। तो इनका होम्योपैथी में क्या इलाज है और क्या ट्रीटमेंट है उसका, कौन सी दवाई देते हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल रखा है, और इस सवाल के साथ मेरे दिमाग में एक पुरानी याद आ रही। मैं जहाँ कहीं पढ़ा था, और ओशो का एक कोटेशन है, लाइन है, जहाँ उन्होंने लिखा है कि आज इंडिया में, भारतवर्ष में हमारे युवा पैदा नहीं हो रहे हैं, जब बच्चे होते हैं और बच्चे सीधे बूढ़े हो जाते हैं। ये मुझे बड़ा ये लगा कि हम युवा नहीं हैं। युवा का मतलब होता है कि उनमें एक
वाइटलिटी हो, एक्साइटमेंट्स हो, एक जिज्ञासा कुछ हो। करने का, गुजरने का पैशंस हो, ये खत्म होता जाता है। तो इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं और यह जो है सो अवसाद का कारण बनता है, डिप्रेशंस का कारण बनता है। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया अभी आपको कि होम्योपैथी में केवल शारीरिक लक्षण के आधार पर दवा नहीं चुनाव करते हैं। अगर किसी रोगी के लिए दवा का चुनाव करना है तो वहाँ पर मानसिक लक्षणों का भी हमें समावेश करना पड़ेगा। जैसे किसी को कोई कष्ट है, फिजिकल प्रॉब्लम्स है, तो उसके साथ में उसका मानसिक जुड़ाव भी है। और अगर मानसिक जुड़ाव है तो उसका यानी कि शरीर के मन और शरीर ये दो अंग नहीं होते, ये दो विंडो हैं। जीवन के दो खिड़कियां हैं जो इसको हम लोग मन कहते हैं और तन कहते हैं। तो आप अगर तन से देखिएगा तो उसका भी रिफ्लेक्शंस आप मन पर दिखलाई पड़ेगा और मन से देखिएगा तो वो भी दिखलाई पड़ेगा। तो होम्योपैथी में डिप्रेशंस के लिए ही नहीं, डिप्रेशन से अलावा जितने भी OCD हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर्स हैं, इसके न्यूरोसिस हैं, ये सारों का इलाज बहुत बढ़िया से होता है। और ख़ास करके इंसैनिटी के लिए, पागलपन के लिए मेंटल, और आप होम्योपैथी के अंदर में एक PG कोर्स में एक सब्जेक्ट भी डाला गया है MD इन साइकेट्री, और आज इसका भी स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है। और साइकेट्री में माने मनोविज्ञान के क्षेत्र में होम्योपैथी का बहुत बड़ी भूमिका है, जहाँ की हम लोग मदद कर सकते हैं। हम देखते हैं हमारे पास में रोगी आते हैं तो रोगी को हम लोग जो पूछताछ करते हैं तो आए हैं दूसरे बीमारी से, लेकिन पता चल जाता है कि नहीं, वह भी अवसाद ग्रसित है। तो उस अवसाद ग्रस्त बीमारी ठीक होते होते उनके अवसाद भी दूर हो जाते हैं, डिप्रेशंस भी हो जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर अवसाद का, डिप्रेशंस का यूथ में या किसी भी स्टेज में अगर कोई सही इलाज है, सटीक इलाज है, तो वह होम्योपैथी में ही है। और जाहिर सी बात है कि इस वक्त जिन बीमारियों का सामना देश कर रहा है उनमें जो अवसाद है, जो तनाव है, वो सबसे ज़्यादा है। और उम्मीद करता हूं कि इनके जो जवाब है उससे आपको ये जवाब ज़रूर मिल गया होगा कि किस तरीके से आप होम्योपैथी के जरिए आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं। अवसाद कोई परिस्थिति नहीं है, एक प्रकार का रोग है जो आपकी मानसिक क्षमता को कम करता है और इसका इलाज होम्योपैथ में बेहतर है। डॉक्टर रामजी सिंह जी, एक अहम सवाल है कि डॉक्टर वीरेंद्र जी से कल बात हो रही थी मेरी, तो उन्होंने कहा कि जो एलोपैथ के लड़के होते हैं, जो क्रीम होते हैं, जो वो तो बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, विदेश में काम करने लगते हैं, यहाँ से हमारे यहाँ से डिग्री लेके, हमारे पास बचता क्या है? दूसरी बात यह है कि होम्योपैथी की स्थिति क्या है और रोजगार की क्या संभावनाएं हैं इसमें? देखिए, अभी होम्योपैथी में जहाँ तक मैं एजुकेशन की बात करता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने लेवल पर, अभी हमारा एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कलकत्ता में बन रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट, बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। लगभग हमको लगता है कि 2000 करोड़ से ऊपर का उसमें होम्योपैथी का बजट है। हमारा नॉर्थ ईस्ट में, शिलोंग में हमारा एक नेशनल रीजनल होम्योपैथिक इंस्टीट्यूट जो है बन के तैयार है जी। दिल्ली में हमारा जो है सेंट्रल काउंसिल रिसर्च फॉर होम्योपैथी, जो भारत सरकार की इकाई है, वहाँ बन के तैयार, ऑलरेडी उसमें काम चल रहा है। और उसके पूरे इंडिया में, बिहार में भी उसके जो है रिसर्च सेंटर हैं, जहाँ की हम अन्य बीमारियों पर रिसर्च करते हैं। तो अगर आप बजट देखेंगे, इस साल अभी जो बजट पेश हुआ, उस बजट में होम्योपैथी का बजट क्या था, 1952 से लेकर बहुत से बजट पेश हुए। लेकिन अब आयुष सेक्टर के प्रति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रुझान, हमारी स्टेट गवर्नमेंट का रुझान काफ़ी बढ़ा है। और चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो विद्यार्थी का हो, और जो हमारे विद्यार्थी हैं अब एजुकेशन के क्षेत्र में, अगर MBBS में भी 5 साल का MBBS, 3 साल का MD, हमारे यहाँ भी 5 साल का BHMS और 3 साल का MD। आज के ग्रेजुएट जो निकल रहे हैं वो अपने को किसी दूसरे सिस्टम से कमज़ोर नहीं समझते हैं। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का, डॉक्टर रामजी सिंह जी और डॉक्टर M.K. साहनी जी, कि हमारे तमाम सवालों का आपने जवाब दिया। और आप दोनों से गुजारिश है कि आप मंच पर ही बने रहिए, क्योंकि आप मोमेंटो देकर हम आपको सम्मानित करेंगे। और मेरी गुजारिश है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से कि वो मंच पर चले आएँ। मेरी गुजारिश है रंजीत जी जो अतरी के विधायक हैं उनसे कि आप मंच पर चले आएँ। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी आप मंच पर चले आएँ। डॉक्टर ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव जी हमारे बीच में है, डिप्टी मेयर हैं गया के, डॉक्टर ओंकार नाथ जी आप मंच पर चले आएँ। और प्रदीप जी से मेरी गुजारिश है, सीनियर टेरिटरी मैनेजर सेल्स जी मीडिया के, उनसे कि आप मंच पर चले आएँ। और ये दोनों जो बड़े नाम होम्योपैथी के हमारे बीच में हैं, डॉक्टर रामजी सिंह और डॉक्टर M.K. सैनी, मोमेंटो देकर उनका सम्मानित करें। ये दोनों ही लोग
जिन्होंने समाज को बेहतर बनाने में, होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षा को आगे बढ़ाने में इन दोनों ने बेहतरीन योगदान दिया है। एक ज़ोरदार ताली हो जाए इनके सम्मान के लिए कि किस तरीके से लगातार इन्होंने होम्योपैथी को आगे बढ़ाने में काम किया है और अपना योगदान दिया है। तो आपका बहुत शुक्रिया सर कि आप कार्यक्रम में आए और आपने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। तो लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है और आपको बता दें कि फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी आप इस कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप इन सवालों को वहां पर रख सकते हैं। डॉक्टर केपी यादव स्मृति सम्मान समारोह का ये बड़ा आयोजन, और जो हमने सवाल पूछा डॉक्टर रामजी सिंह से और डॉक्टर एम के साहनी से, उन सवालों, ये सवाल आपके भी मन में चल रहे थे। हमने केवल अपने जरिए आपके मन के सवाल को पूछा है और उम्मीद करते हैं कि आपको जवाब मिल गया होगा। तो डॉक्टर रामजी सिंह, एक्स प्रेसिडेंट सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथ दिल्ली के, और डॉक्टर एम के साहनी, पीएचडी इन होम्योपैथी, शिवपुरी पटना से हमारे बीच में हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया और आप सबसे निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। ये कार्यक्रम जारी रहेगा और अब कुछ बात करते हैं आपकी और कुछ बात करते हैं हमारी, यानी आपके पसंदीदा चैनल जी बिहार झारखंड की। जी बिहार झारखंड जो न केवल टीआरपी के हर पैमाने पर नंबर 1 है, जो न केवल आपके पसंद की खबरों को देने में, बल्कि जहां भी आपको ज़रूरत होती है जूझने में, चाहे वो चुनाव का मौका हो या कोरोना की महामारी हो, हर मौके पर जी बिहार झारखंड की टीम आपके लिए पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी रहती है, पूरी मुस्तैदी के साथ डटे रहती है। कोने कोने में, बिहार और झारखंड के कोने कोने में हमारे संवाददाता मुस्तैद रहते हैं हर परिस्थिति का सामना करने के लिए, चाहे बाढ़ हो, चाहे दूसरी कोई भी समस्या हो। तो एक छोटी सी रिपोर्ट कि किस तरीके से एक बड़ी सी टीम दिन रात काम करती है ताकि खबर बेबाकी से निष्पक्ष तरीके से आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और न्यूज रूम लाइव के साथ मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। सत्ता नहीं, सच के साथ, क्योंकि नई ताकत से तैयार हैं हम। खबरों के रण में हम तैयार, जिले से लेकर जवार तक हर खबर की तह तक जाएंगे हम। बिहार से लेकर झारखंड, होगी हर खबर, दिखेगा असर। क्षेत्रीय न्यूज चैनल्स में कामयाबी का सबसे बुलंद नाम जी बिहार झारखंड। सत्ता के गलियारों से लेकर समाज के सरोकार तक लोगों की पहली पसंद जी बिहार झारखंड। क्या कह रहे हैं गांव और खलिहान, क्या कह रहा है शहर और उसके विकास, क्या कह रहे हैं लोग और हालात, क्या कह रहे हैं नेतागण, क्या है वादों की सच्चाई, क्या कह रहा है बिहार। आइए जानते हैं खबर बिहार से। बाढ़ स्टेशन पर शराब माफियाओं का आतंक। पटना के फुलवारी शरीफ में संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के बाद अब एनआईए की टीम पीएफआई और गिरफ्तार संदिग्धों के खिलाफ एक्शन में जुटी। एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का यहाँ पर खुलासा हुआ है और कई बार जेडीयू की तरफ से ये भी मांग उठ जाती है कि प्रधानमंत्री हर खबर बिना लाग लपेट के सबसे पहले और सबसे सटीक अंदाज में पहुंचाते हैं आप तक। जी मीडिया शुरू से ही अपने सामाजिक सरोकारों के तहत समाज के उस हर तबके को छूता रहा है जिसकी महती भूमिका हमारे जीवन में है। बिहार चुनाव के दौरान पब्लिक ने सबसे ज्यादा पसंद किए हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो से देंगे हर अपडेट। चुनाव के बाद सरकार के कामकाज पर भी रखी पैनी नजर।
शराब कारोबारी सहित शराब के नशे में धुत 75 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 7 महिला कारोबारी भी शामिल हैं। कोरोना और बाढ़ में बेबस जनता के साथ पूरी शिद्दत से डटे हैं हम। स्कूलों में अगर धार्मिक आधार पर छुट्टी मिलने लगे, भाई सारे धर्मों के जो बड़े त्योहार है उसमें छुट्टी तो ऑलरेडी होती है सरकारी, लेकिन साप्ताहिक अवकाश तो कॉमन होगा ना, कि वो भी धर्म के आधार पर होगा। डिजिटल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने में जुटे। सोशल मीडिया पर भी आपके सहयोग से रही हमारी धाक और जी मीडिया ग्रुप के अलग अलग वेबसाइट्स के माध्यम से लोगों तक नतीजा दर्शकों की पसंद और टीआरपी के हर पैमाने पर हम हैं नंबर 1। ENBA अवार्ड 2022 में जीती 6 अवार्ड। बिहार में जातिगत गणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। और चलिए देश दोपहर की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। महंगाई चरम पर है। 1 से 2 दिनों में इस जो प्रशासनिक जिम्मेदारी कहते हैं बुलंदी पर पहुंचना कठिन है तो बुलंदी पर टिके रहना और भी मुश्किल है, लेकिन दर्शकों के प्यार ने जी बिहार झारखंड को बनाया है खबरों की दुनिया का शहंशाह। तो देखा आपने कि किस तरीके से एक बहुत बड़ी टीम दिन रात मेहनत करती है, तब जाकर खबरें आप तक पहुंचती हैं। और किस तरीके से जहां भी मुसीबत होती है, चाहे वो पटना शहर में जब जलमग्न हो गया था पूरा शहर, उस वक्त हमारी टीम खुद जान जोखिम में डालकर आपके घरों तक पहुंची थी। और जिस तरीके से बिहार का एक बड़ा इलाका हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है और एक बड़ा इलाका हर साल सूखे से प्रभावित होता है, वहां पर भी हमारी टीम किस मुस्तैदी के साथ डटी रहती है, वो आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा है। साथ ही हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से कोरोना महामारी के दौरान जब लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे थे, जिस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ था, कोई आ नहीं सकता था, कोई जा नहीं सकता था, ज़रूरत का सामान किसी को नहीं मिल रहा था, उस वक्त हमारी टीम दिन रात आपके लिए लड़ रही थी। दिन रात हमारी पूरी टीम जान हथेली पर रखकर, जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग कर रही थी। और हम लगातार खबरें आप तक पहुंचा रहे थे कि किस तरीके से जी बिहार झारखंड दिन रात पूरी मेहनत से निष्पक्ष पत्रकारिता की कसौटियों पर खरा उतरते हुए आप तक खबरें पहुंचा रहा है। और आज का ये कार्यक्रम डॉक्टर केपी यादव स्मृति सम्मान समारोह, जहां पर हम ऐसे लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने समाज की बीमारी से लड़ने में भी अपना योगदान दिया है, जिन्होंने शरीर की बीमारी से लड़ने में भी अपना योगदान दिया है। तो अब हम मोमेंटो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और स्मृति सम्मान समारोह से सम्मान देंगे उन लोगों को जिन्हें आज सम्मानित किया जा रहा है। और मैं गुजारिश करता हूं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से कि वो मंच पर आ जाएं, क्योंकि वो आयोजक हैं और जाहिर सी बात है कि इतने बड़े कार्यक्रम को कर रहे हैं और अपने महान पिता की महान विरासत को वो आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से आग्रह है। डॉक्टर ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव जी डिप्टी मेयर हैं गया नगर निगम के, वो मंच पर आ जाएं। रणजीत जी विधायक हैं अतरी के, वो मंच पर आ जाएं। प्रदीप जी से आग्रह है कि वो मंच पर आ जाएं, क्योंकि अब हम जो कार्यक्रम का मकसद है, इतने बड़े कार्यक्रम को गया जी की धरती पर करने का जो मकसद है, वो हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। अब हम सम्मानित करेंगे उन लोगों का जिनके लिए आज इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। और एक बात और है, क्योंकि जिस तरीके के विचार समाज को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर केपी यादव के थे, उन्हीं विचारों पर, उन्हीं रास्तों पर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार चल रहे हैं। और आज जिन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनका भी एक बड़ा योगदान है समाज को बेहतर बनाने में। और हमारी टीम से भी मेरी गुजारिश है कि वो मोमेंटो तैयार रखें। मैं नाम पुकार रहा हूं। पहला नाम है डॉक्टर M.K. सिद्दीकी का। डॉक्टर M.K. सिद्दीकी MD होम्योपैथ और सेवा मुक्त शिक्षक हैं। आपको बता दें कि इन्होंने डॉक्टर केपी यादव के साथ लंबे वक्त तक काम किया है और उन्हें मदद की है, डॉक्टर केपी यादव को भी मदद की है। ऐसे नाम है। एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद हम मोमेंटो देंगे। डॉक्टर M.K. सिद्दीकी। गया के मखलौटगंज में डॉक्टर M.K. सिद्दीकी का होम्योपैथ क्लिनिक। शुरुआत में इन्होंने शिक्षक के रूप में अपना योगदान दिया, फिर जन सेवा के लिए होम्योपैथ में MD की डिग्री हासिल कर लोगों का इलाज करने लगे। हेल्थ कैंप के जरिए भी लोगों की समस्याओं का निदान करते हैं। होम्योपैथिक में तो हम लोग जो भी दवा देते हैं, कोई रिएक्शन, किस तरह का मामला नहीं रहता है और जो भी मरीज है उसको अच्छी तरह का खा लेते हैं, किसी तरह टेंशन नहीं रहता है। और
मोमेंटो देकर हम सम्मानित कर रहे हैं और डॉक्टर M.K. सिद्दीकी, डॉक्टर KP यादव के साथ उन्होंने लंबे वक्त तक काम किया, उन्हें मदद की। अब अगला नाम मैं पुकार रहा हूं डॉक्टर विजय जैन का, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। इससे पहले कि हम उनको मोमेंटो दें, इन्होंने भी बाबूजी को काफ़ी मदद पहुंचाई थी। इससे पहले कि हम उनको मोमेंटो दें, सम्मानित करें एक छोटी सी रिपोर्ट। डॉक्टर विजय जैन। गया में डॉक्टर विजय जैन किसी पहचान के मोहताज नहीं। बच्चों से जुड़ी हर मर्ज का इनके पास इलाज है। मरीज के परिजनों को डॉक्टर विजय जैन पर पूरा भरोसा है। यही वजह है कि इनके क्लिनिक में सुबह से लेकर शाम तक भीड़ लगी रहती है। जो पेशेंट्स अफोर्ड नहीं करते हैं उनसे फीस कम कर देते हैं या उनको फ्री कर देते हैं, या किसी तरह से अगर सैंपल्स वगैरह हमारे पास हो उनको दे देते हैं। डॉक्टर विजय जैन से आग्रह है कि वो मंच पर आ जाएं, हम मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं। डॉक्टर विजय जैन को और अगला नाम है डॉक्टर अभिषेक मृणाल, डेंटल सर्जन हैं और इनका ताल्लुक परिवार से है और डेंटल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इससे पहले कि हम उनको मोमेंटो दें, डॉक्टर अभिषेक मृणाल को एक छोटी सी रिपोर्ट। गया शहर के गौतम बुद्ध मार्ग के मुरारपुर मोड़ के पास राज डेंटल क्लिनिक है, जहां डॉक्टर अभिषेक मृणाल के पास दांत से जुड़ी हर परेशानी का इलाज है। गरीब और असहाय लोगों का डॉक्टर अभिषेक मुफ्त में इलाज करते हैं। मैं ये जो सेवा करता हूँ ये पूरे जुनून के साथ करता हूँ। पैशन ही मेरे पैशन में ही है, ये करना है जो करना है। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अभिषेक जी अगर सुन रहे हो तो कृपया मंच पर आ जाएं। अभिषेक जी, आपसे आग्रह है कि मोमेंटो देखकर, और परिवार से ही इनका ताल्लुक है, डेंटल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं, अब इन्हें मोमेंटो देकर हम सम्मानित कर रहे हैं। डॉक्टर KP यादव स्मृति सम्मान समारोह, उनके कामों को, उनके विचारों को आगे बढ़ाने वाले जो भी लोग हैं, हम उन्हें मोमेंटो देकर सम्मानित कर रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक मृणाल। जो सपना डॉक्टर KP यादव ने देखा था एक बेहतर गया, एक बेहतर बिहार बनाने का, उनके सपनों को साकार करने में जो लोग जुटे हुए हैं, आज उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और अगला नाम है डॉक्टर LD पाठक का, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। आपको बता दें कि इन्होंने भी डॉक्टर KP यादव के साथ लंबे वक्त तक काम किया है और जाहिर सी बात है कि उस तरह के व्यक्तित्व के साथ अगर आपने लंबे वक्त तक काम किया है तो आप पर भी उसका असर ज़रूर दिखेगा। डॉक्टर LD पाठक की ये रिपोर्ट। गया के दांडीबाग मोहल्ले में रहने वाले डॉक्टर LD पाठक किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यही वजह है कि इनके क्लिनिक में सुबह से शाम तक मरीजों की भीड़ लगी रहती है। होम्योपैथ के जरिए कैंसर पीड़ितों का इलाज करते हैं। जो भी लोग गरीब आते हैं, असक्षम आते हैं, जिनके पास चिकित्सा के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनकी चिकित्सा मुफ्त में कर दी जाती है। बल्कि पॉकेट में पैसा घर जाने के लिए भाड़ा नहीं होता है, वो भी मैं दे दिया करता हूँ। और हम सम्मानित कर रहे हैं डॉक्टर LD पाठक को, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं और जिस तरीके से लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों के इस प्राण घातक बीमारी से लोगों को बचा रहे हैं, इसीलिए आज उन्हें इस मंच पर डॉक्टर KP यादव स्मृति सम्मान से नवाजा जा रहा है। तो ये बड़ा कार्यक्रम। और अब हम अगले नाम के तौर पर पुकार रहे हैं डॉक्टर ओम प्रकाश को, हैनीमैन होम्यो क्लिनिक से हैं और इन्होंने अपने पिता की विरासत संभाली। आपको बताते हैं कि इनके पिता जो काम कर रहे थे उन्हें ये आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश से जुड़ी हुई ये छोटी सी रिपोर्ट। गया शहर के टिकारी रोड पर एम्पायर होम्यो हॉल है, जहां स्वर्गीय डॉक्टर परमानंद सिंह के बेटे डॉक्टर ओम प्रकाश के पास मरीजों की भीड़ लगी रहती है। डॉक्टर ओम प्रकाश होम्योपैथ में DHMS हैं और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए समाज की सेवा कर रहे हैं। होम्योपैथी जगत की इतना सेवा किया और करूँगा, कर भी रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि गया की सेवा में हम लोग हमेशा आगे रहें। तो डॉक्टर ओम प्रकाश हैनीमैन होम्यो क्लिनिक से हमारे बीच में हैं और हम इन्हें डॉक्टर KP यादव स्मृति सम्मान से नवाज रहे हैं। अपने पिता की विरासत को न केवल इन्होंने संभाला है बल्कि उसे बेहतर तरीके से आगे भी बढ़ा रहे हैं, डॉक्टर ओम प्रकाश। और अगला नाम
डॉक्टर रविंद्र कुमार, प्राचार्य हैं डॉक्टर राम बालक सिंह होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल के, और इनके भी ताल्लुकात बाबूजी यानी कि डॉक्टर केपी यादव से बेहतरीन इनके संबंध रहे हैं। इन पर एक छोटी सी रिपोर्ट, उसके बाद इनको मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। डॉक्टर रविंद्र कुमार के अनुग्रहपुरी कॉलोनी में डॉक्टर रविंद्र कुमार छात्र छात्राओं को होम्योपैथी चिकित्सा की शिक्षा देते हैं, जिससे उनका भविष्य बेहतर हो और वो लोगों की सेवा भी कर सकें। डॉक्टर रविंद्र कई साल से होम्योपैथ के जरिए लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। एक सेवा करने का मौका मिलता है, और जब हम लोग उस रोगी को दवा देते हैं और आराम उसको जो मिलता है, उससे हमारी आत्मा को खुशी मिलती है। तो डॉक्टर रविंद्र कुमार, प्राचार्य डॉक्टर राम बालक सिंह होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज से अस्पताल के, इनके बेहतर संबंध रहे डॉक्टर केपी यादव, जिनकी स्मृति में आज हम इस सम्मान को इन्हें दे रहे हैं। डॉक्टर रविंद्र कुमार, मोमेंटो देकर, शॉल उड़ाकर हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि आप भी बेहतर कर रहे हैं समाज के लिए। और अगला नाम अब मैं पुकारने जा रहा हूं, गुप्तेश्वर यादव, रौना पंचायत के मुखिया हैं। गुप्तेश्वर यादव समाज सेवी हैं। गुप्तेश्वर यादव पर एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए, फिर उन्हें मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। गुप्तेश्वर यादव। गुप्तेश्वर यादव गया जिले के रौना पंचायत के मुखिया हैं। जनप्रतिनिधि बनकर गुप्तेश्वर यादव बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों की सेवा करते हैं। अपनी पंचायत के लोगों के लिए ये 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। लोगों का दुलारा प्यारा मन मियाज का सच्चा दोस्त मिला हूँ, दिल से पसंद करता है। जब तक मेरे दिल जान में प्राण रहेगा, मैं जनता का ही सेवा करने के लिए उत्साहित रहता हूँ और रहूँगा। तो गुप्तेश्वर जी अगर यहाँ पर हों तो उन्हें हम मोमेंटो देकर सम्मानित करना चाहते हैं। अगला नाम है रामचंद्र प्रसाद सुमन, सचिव हैं सीपीआई के, और इन्होंने भी बाबूजी के साथ लंबे समय तक काम किया। मुश्किल दिनों के साथ ही रहे, डॉक्टर केपी यादव के साथ इन्होंने काम किया। तो एक छोटी सी रिपोर्ट। गया जिले के रहने वाले रामचंद्र प्रसाद सुमन मजदूर, गरीब और शोषित वर्ग की सेवा के लिए सीपीआई के साथ जुड़ गए और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। आवाम गरीबों को जो हक हकीकत की लड़ाई लड़ने में अक्षम रहते थे, उसको हम जागरूक करते थे, उसको जिज्ञासा पैदा करते थे, उनके अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करके हक की लड़ाई के लड़ने के लिए उनको प्रेरित किया करते थे। रामचंद्र प्रसाद सुमन सचिव हैं सीपीआई के, और इन्हें मोमेंटो और शॉल देकर हम सम्मानित करेंगे केपी यादव स्मृति सम्मान से। ये बड़ा कार्यक्रम केपी यादव स्मृति सम्मान समारोह, और आपको बता दें कि जिस तरीके से एक बेहतर समाज बनाने का सपना उन्होंने देखा था, उस सपने को आगे बढ़ाने में, उस सपने को हासिल करने में जो लोग लड़ रहे थे, जो लोग आगे भी लड़ने का हौसला रखते हैं, हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। रामचंद्र प्रसाद सुमन। लकवा हो गया है, वो लकवा का भी इलाज कर सकते थे। हमें ऐसा लग रहा है, वो लगता है 55 के अब 60 के बीच में संपर्क हुआ। अभी समाज में जो आतंकवाद पैदा हो रहा है और उसके अंदर कैसे पोलियो विशेषज्ञ काम करते हैं, ये हमको बहुत नज़दीक से मौका मिला। 88 में हमारे एमए पुत्र की हत्या होती है। सुनिए, वो हत्या होने के बाद 2 मेरे पुत्र थे, एमसीसी के हथियार में जा रहा था। एक केपी यादव ने वो दोनों लड़के को इस रूप से ढाल दिए कि आपके बीच में यहाँ भी आया हुआ है, और हत्यारा को जानते हैं, ऐसा बदलाव कर दिए। वो स्मरणीय बात है। इन्होंने एक बात रखा था, अरे हत्या क्या, ठीक है तुम दारू पीना छोड़ दो और इनका पुत्र बनो। उनकी बातों को ध्यान नहीं देने से वो खुद आत्महत्या कर लिया। इसलिए कहाँ से शुरू किया जाए? बिल्कुल, एक कम्युनिस्ट पार्टी में भी रहे, एक दशक रहे, मार्क्सवाद विचारधारा पर बात रहा, सैद्धांतिक वैज्ञानिक बातें होती रही। वैचारिक समन्वय के लिए हमको आज भी याद लग रहा है, आज अगर जीवित होते तो आज समाज का उज्जवल भविष्य होता। इन शब्दों के साथ हम उनका सम्मान करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका रामचंद्र प्रसाद सुमन जी कि आपने अपने स्मृतियों को याद किया, और इसीलिए तो आपको इस सम्मान के लिए चुना गया है। अगला नाम अनिल स्वामी का, बीजेपी के नेता हैं, बाबूजी के करीबी रहे हैं और गौ रक्षा आंदोलन के वक्त से ही लगातार
काम कर रहे हैं उनके साथ भी काम किया। एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित करेंगे। इन्होंने भी लंबे समय तक काम किया है डॉक्टर केपी यादव के साथ। गया के रहने वाले अनिल स्वामी बीजेपी से जुड़कर लोगों की सेवा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य शुरू करने वाले अनिल स्वामी पार्टी के उद्देश्य और विचारों को समाज के हर एक वर्ग तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और जन सेवक के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। और जब हम दूसरे को सेवा करते हैं तो अंदर से एक आत्म संतुष्टि मिलती है, एक आत्म खुशी होता है। अनिल स्वामी, उन्हें मोमेंटो और शॉल देकर हम सम्मानित करेंगे। अनिल स्वामी से गुजारिश है कि कृपया मंच पर आ जाएं। अनिल स्वामी, उन्हें हम मोमेंटो और शॉल देकर हम सम्मानित कर रहे हैं। गौरक्षा आंदोलन के वक्त से ही डॉक्टर केपी यादव के साथ जुड़े थे और समाज सेवा के क्षेत्र में भी ये लगातार काम करते रहे हैं अनिल स्वामी। और अगला नाम है तुलसीदास, जो स्टाफ हैं डॉक्टर केपी यादव अस्पताल के और 50 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इन्हें दूसरे शब्दों में डॉक्टर केपी यादव का हनुमान भी कहा जाता था। एक छोटी सी रिपोर्ट। गया के नगर प्रखंड के चाकंद बाजार के रहने वाले तुलसीदास पिछले 50 साल से डॉक्टर केपी यादव के अस्पताल में काम कर रहे हैं। डॉक्टर केपी यादव के निधन के बाद उनके बेटे डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार के कार्यों में सहयोग कर लोगों की सेवा करते हैं। डॉक्टर साहब के साथ 1982 से रह रहे हैं। जो भी अपना सेवा बनते गए करते गए, हमारे साथ अपने भाई के तरह संबंध बनाए रखें। तुलसीदास जी मंच पर आ रहे हैं, हम उन्हें सम्मानित करेंगे मोमेंटो देकर और शॉल ओढ़ाकर। एक ऐसी शख्सियत जो निर्विकार भाव से पिछले 50 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं अस्पताल को, और डॉक्टर केपी यादव का इन्हें हनुमान कहा जाता था। तुलसीदास, इन्हें मोमेंटो और शॉल देकर हम सम्मानित कर रहे हैं कि किस तरीके से कोई भी सपना तभी साकार होता है, कोई भी मुकाम तभी हासिल होता है जब हम इस तरह से कड़ियों को जोड़ कर रखते हैं और सबको याद रखते हैं। अगला नाम राजेंद्र प्रसाद, समाजसेवी हैं। मुश्किल से मुश्किल दिनों में डॉक्टर केपी यादव के वो साथी रहे हैं। अगला नाम है राजेंद्र प्रसाद, समाजसेवी उनका, उन्हें भी हम सम्मानित करेंगे। गया के नगर प्रखंड के चाकंद बाजार के रहने वाले राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर केपी यादव ने एक साथ शिक्षा हासिल की थी। राजेंद्र प्रसाद जन कल्याण के कार्यों में जुटे रहते हैं और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं। बहुत अच्छा लगता है सर, इसलिए कि सेवा ही होता है। और प्रेरणा मिली आपको हमारे पिताजी से, हमारे केपी यादव जी से, जो कि वो भी उनके साथ में बहुत रहे, 45 वर्षों से उनके साथ रहे। तो मोमेंटो और शॉल देकर हम सम्मानित करेंगे राजेंद्र प्रसाद जी को। समाज सेवी हैं और मुश्किल से मुश्किल दिनों में डॉक्टर केपी यादव के साथ रहे हैं। तो देखिए कि किस तरीके से एक एक कड़ी को जोड़कर तभी किसी सपने को सच में तब्दील किया जाता है, किसी सपने को तब सच में हासिल किया जाता है। अगला नाम शिववचन सिंह, समाजसेवी और वरीय अधिवक्ता हैं। नगर अभिभावक के तौर पर भी इन्हें जाना जाता है। अगला नाम शिववचन सिंह का, एक रिपोर्ट देखिए। गया के पीर मंसूर मार्ग में रहने वाले शिववचन सिंह ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वकालत की डिग्री हासिल की, फिर सरकारी नौकरी छोड़कर जन कल्याण और समाज सेवा में जुट गए। मजबूर और बेसहारा लोग इनके पास बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं। मनुष्य को निष्काम सेवा के लिए पैदा किया है और निष्काम सेवा में बहुत बड़ा गुण है, और गुण है और उससे लाभ भी है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ अपने जीवन में। तो शिववचन सिंह जी हमारे बीच में हैं, समाजसेवी हैं और वरीय अधिवक्ता हैं। नगर अभिभावक के तौर पर भी इनको जाना जाता है। लगातार इनके लंबे संबंध रहे हैं और जाहिर सी बात है कि एक ऐसा शख्स जो उम्र के इस पड़ाव पर भी सामाजिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ हो, आप समझ सकते हैं कि अपनी जवानी के दिनों में या उन दिनों में इन्होंने किस तरीके से समाज की लड़ाई लड़ी होगी, आप आसानी से समझ सकते हैं। मोमेंटो और शॉल देकर हम सम्मानित कर रहे हैं शिववचन सिंह को। और अगला नाम है राजेंद्र प्रसाद, जो कि अधिवक्ता हैं और इन्होंने भी डॉक्टर केपी यादव के साथ राजेंद्र मध्य विद्यालय बनाया था, जिसमें 10 शिक्षक भी बहाल किए थे और आज वो विद्यालय सरकारी है। गया के गोदावरी मोहल्ले के रहने वाले राजेंद्र प्रसाद एक नामी वकील,
प्रारंभिक शिक्षा के बाद जन कल्याण के लिए इन्होंने वकालत की डिग्री हासिल की और समाज के शोषित वर्ग के लोगों को कानूनी अधिकार दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह से कार्य करने से मैं बहुत मन को प्रसन्न रहता है और मैं इसके प्रति मेरी भावना जो है तो अच्छी रहती है और लोगों को देखकर मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ कि लोग गरीब गुरबा जितने हैं आगे बढ़ें। और मैं आवाज़ देना चाहूँगा नैना देवी से, वो हमारे बीच में आई हैं, अध्यक्ष हैं जिला परिषद की। कृपया मंच पर चले आएँ और मेरी गुजारिश है नैना देवी जी से कि वो मंच पर आ जाएं। राजेंद्र प्रसाद अधिवक्ता, इन्होंने लंबे समय तक काम किया। वरीय अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र जी अगर हों तो मंच पर आ जाएं। राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने लंबे समय तक काम किया था डॉक्टर केपी यादव के साथ। राजेंद्र प्रसाद अधिवक्ता। अगला नाम विनोद कुमार यादव, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और मुश्किल से मुश्किल वक्त में ये उनके साथ रहे थे डॉक्टर केपी यादव के साथ। 2 कमरों के मकान में एक साथ रहते थे। एक छोटी सी रिपोर्ट विनोद कुमार यादव की। गया के मुस्तफाबाद कॉलोनी के रहने वाले विनोद कुमार यादव सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद अपना जीवन समाज सेवा में लगा चुके हैं। लोगों की सेवा करने के उद्देश्य से स्वर्गीय डॉक्टर केपी यादव के साथ जुड़े और समाज सेवा का काम आज भी इन्होंने जारी रखा है। लोगों को जो गरीब गुरबे आते थे हम लोग के यहाँ काम कराने के लिए, उनको हम लोग पैसा से या मदद से या खान पान से मदद करते थे उन लोग को। विनोद कुमार यादव जी से मेरी गुजारिश है कि मंच पर आए। मोमेंटो और शॉल देकर हम उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं। और मैं बुला रहा हूं शीतल यादव, जीप उपाध्यक्ष हमारे बीच में है, जिला परिषद उपाध्यक्ष, वो भी मंच पर चले आए। शीतल यादव। विनोद कुमार यादव जी जिन्हें हम सम्मानित कर रहे हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और मुश्किल से मुश्किल वक्त में वो साथी रहे हैं। और अगला नाम है और सम्मान का ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाहेंगे क्योंकि हमारी मजबूरी है कमर्शियल ब्रेक लेना। बस कुछ ही सेकंड्स में वापस आएंगे, कुछ ही मिनट में, और फिर इस कार्यक्रम को, इस सम्मान समारोह को बढ़ाएंगे। और आप सबसे गुजारिश है कि कृपया मंच पर बने रहें। बस कुछ ही सेकंड्स में हम वापस लौट रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और न्यूज रूम लाइव के साथ मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। सत्ता नहीं, सच के साथ, क्योंकि नई ताकत से तैयार हैं हम। खबरों के रण में हम तैयार, जिले से लेकर जवार तक हर खबर की तह तक जाएंगे हम। बिहार से लेकर झारखंड, होगी हर खबर, दिखेगा असर। क्षेत्रीय न्यूज चैनल्स में कामयाबी का सबसे बुलंद नाम जी बिहार झारखंड। सत्ता के गलियारों से लेकर समाज के सरोकार तक लोगों की पहली पसंद जी बिहार झारखंड। क्या कह रहे हैं गांव और खलिहान, क्या कह रहा है शहर और उसके विकास, क्या कह रहे हैं लोग और हालात, क्या कह रहे हैं नेतागण, क्या है वादों की सच्चाई, क्या कह रहा है बिहार। आइए जानते हैं खबर बिहार से। बाड़ स्टेशन पर शराब माफियाओं का आतंक।
पटना के फुलवारी शरीफ में संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के बाद अब एनआईए की टीम पीएफआई और गिरफ्तार संदिग्धों के खिलाफ एक्शन में जुटी। एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का यहाँ पर खुलासा हुआ है और कई बार जेडीयू की तरफ से ये भी मांग उठ जाती है कि प्रधानमंत्री हर खबर बिना लाग लपेट के सबसे पहले और सबसे सटीक अंदाज में पहुंचाते हैं आप तक। जी मीडिया शुरू से ही अपने सामाजिक सरोकारों के तहत समाज के उस हर तबके को छूता रहा है जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में है। बिहार चुनाव के दौरान पब्लिक ने सबसे ज्यादा पसंद किए हमारे कार्यक्रम। ग्राउंड जीरो से देंगे हर अपडेट। चुनाव के बाद सरकार के कामकाज पर भी रखी पैनी नजर। शराब कारोबारी सहित शराब के नशे में धुत 75 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 60 महिला कारोबारी भी शामिल हैं। कोरोना और बाढ़ में बेबस जनता के साथ पूरी शिद्दत से डटे हैं हम। स्कूलों में अगर धार्मिक आधार पर छुट्टी मिलने लगे, भाई सारे धर्मों के जो बड़े त्योहार हैं उसमें छुट्टी तो ऑलरेडी होती है सरकारी, लेकिन साप्ताहिक अवकाश तो कॉमन होगा ना, कि वो भी धर्म के आधार पर होगा। डिजिटल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने में जुटे। सोशल मीडिया पर भी आपके सहयोग से रही हमारी धाक और जी मीडिया ग्रुप के अलग अलग वेबसाइट्स के माध्यम से लोगों तक। नतीजा दर्शकों की पसंद और टीआरपी के हर पैमाने पर हम हैं नंबर 1। ENBA अवार्ड 2022 में जीती 6 अवार्ड। बिहार में जातिगत गणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। और चलिए देश दोपहर की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। महंगाई चरम पर है। 1 से 2 दिनों में इस प्रशासनिक जिम्मेदारी। कहते हैं बुलंदी पर पहुंचना कठिन है तो बुलंदी पर टिके रहना और भी मुश्किल है, लेकिन दर्शकों के प्यार ने जी बिहार झारखंड को बनाया है खबरों की दुनिया का शहंशाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और न्यूज रूम लाइव के साथ मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। सत्ता नहीं, सच के साथ, क्योंकि नई ताकत से तैयार हैं हम। खबरों के रण में हम तैयार, जिले से लेकर जवार तक हर खबर की तह तक जाएंगे हम। बिहार से लेकर झारखंड, होगी हर खबर, दिखेगा असर। क्षेत्रीय न्यूज चैनल्स में कामयाबी का सबसे बुलंद नाम जी बिहार झारखंड। सत्ता के गलियारों से लेकर समाज के सरोकार तक लोगों की पहली पसंद जी बिहार झारखंड। क्या कह रहे हैं गांव और खलिहान, क्या कह रहा है शहर और उसके विकास, क्या कह रहे हैं लोग और हालात, क्या कह रहे हैं नेतागण, क्या है वादों की सच्चाई, क्या कह रहा है बिहार। आइए जानते हैं खबर बिहार से। बाढ़ स्टेशन पर शराब माफियाओं का आतंक। पटना के फुलवारी शरीफ में संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के बाद अब एनआईए की टीम पीएफआई और गिरफ्तार संदिग्धों के खिलाफ एक्शन में जुटी। एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का यहाँ पर खुलासा हुआ है और कई बार जेडीयू की तरफ से ये भी मांग उठ जाती है कि प्रधानमंत्री हर खबर बिना लाग लपेट के सबसे पहले और सबसे सटीक अंदाज में पहुंचाते हैं आप तक। जी मीडिया शुरू से ही अपने सामाजिक सरोकारों के तहत समाज के उस हर तबके को छूता रहा है जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में है।
बिहार चुनाव के दौरान पब्लिक ने सबसे ज्यादा पसंद किए हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो से देंगे हर हफ्ते। चुनाव के बाद सरकार के कामकाज पर भी रखी पैनी नजर। शराब कारोबारी सहित शराब के नशे में धुत 75 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 60 महिला कारोबारी भी शामिल हैं। कोरोना और बाढ़ में बेबस जनता के साथ पूरी शिद्दत से डटे हैं हम। स्कूलों में अगर धार्मिक आधार पर छुट्टी मिलने लगे, भाई सारे धर्मों के जो बड़े त्योहार हैं उसमें छुट्टी तो ऑलरेडी होती है सरकारी, लेकिन साप्ताहिक अवकाश तो कॉमन होगा ना कि वो भी धर्म के आधार पर होगा। डिजिटल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने में जुटे। सोशल मीडिया पर भी आपके सहयोग से रही हमारी धाक और जी मीडिया ग्रुप के अलग अलग वेबसाइट्स के माध्यम से लोगों तक नतीजा दर्शकों की पसंद और टीआरपी के हर पैमाने पर हम हैं नंबर 1। ENBA अवार्ड 2022 में जीती 6 अवार्ड। बिहार में जातिगत गणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। और चलिए देश दोपहर की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। महंगाई चरम पर है। 1 से 2 दिनों में इस प्रशासनिक कहते हैं बुलंदी पर पहुंचना कठिन है तो बुलंदी पर टिके रहना और भी मुश्किल है, लेकिन दर्शकों के प्यार ने जी बिहार झारखंड को बनाया है खबरों की दुनिया का आपके पास पैकेज कितना बचा है? पैकेज कितना बचा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और न्यूज रूम लाइव के साथ मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। सत्ता नहीं, सच के साथ, क्योंकि नई ताकत से तैयार हैं हम। खबरों के रण में हम तैयार। जिले से लेकर जवाब तक हर खबर की तह तक जाएंगे हम। बिहार से लेकर झारखंड, होगी हर खबर, दिखेगा असर। क्षेत्रीय न्यूज चैनल्स में कामयाबी का सबसे बुलंद नाम जी बिहार झारखंड। सत्ता के गलियारों से लेकर समाज के सरोकार तक लोगों की पहली पसंद जी बिहार झारखंड। क्या कह रहे हैं गांव और खलिहान, क्या कह रहा है? तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं और लगातार ये कार्यक्रम जारी है डॉक्टर केपी यादव स्मृति सम्मान समारोह, जिसमें हम उन शख्सियतों को सम्मानित कर रहे हैं मोमेंटो और शॉल देकर जो समाज बदलने के लिए, समाज को बेहतर करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, नरेंद्र कुमार सोनी समाज सेवी है और कारोबारी हैं। वो किस तरीके से वो बाबूजी के साथ संगठन में भी थे और मुश्किल दिनों के साथ ही थे डॉक्टर केपी यादव के। एक छोटी सी रिपोर्ट नरेंद्र कुमार सोनी से जुड़ी हुई। गया के बेल्हा के रहने वाले नरेंद्र कुमार सोनी एक समाज सेवी के साथ साथ आभूषण कारोबारी भी हैं। गरीब और लाचार लोगों की सेवा के लिए इन्होंने मगध कल्याण मंच का गठन किया है, जहां सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जागरूक भी करते हैं। कम प्रॉफिट में ज़्यादा सेल करते हैं, यही मेरा सेवा है। मोर टर्नओवर लेस प्रॉफिट की फॉर्मूला पर हम अपना व्यापार चला रहे हैं और ईश्वर की कृपा है। नरेंद्र कुमार सोनी जी हमारे बीच में हैं, हम उन्हें सम्मानित करेंगे मोमेंटो और शॉल देकर। उनसे गुजारिश है कि मंच पर आ जाएं। नरेंद्र कुमार जी मंच पर आएं, हम मोमेंटो और शॉल देकर उन्हें सम्मानित करेंगे। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से लगातार हम लोगों को सम्मानित कर रहे हैं, ये इस बात को भी बताता है कि किस तरीके से एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ने पर ही इस तरह की बड़ी कामयाबी हम हासिल करते हैं। नरेंद्र कुमार सोनी जी समाज सेवी हैं और कारोबारी हैं, मुश्किल दिनों के साथी हैं डॉक्टर केपी यादव के। डॉक्टर केपी यादव जिन्होंने बेहतरीन काम किया था चिकित्सा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, उनकी स्मृति में हम इस बड़े कार्यक्रम का यहाँ पर
आयोजन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से जो लोग समाज को बेहतर करने के लिए लड़ रहे हैं, जो समाज को बदलने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, आज इस सम्मान समारोह में हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। कपिलदेव प्रसाद सिन्हा समाज सेवी और ट्रेड यूनियन समन्वय समिति के उपाध्यक्ष हैं, अभिभावक के रूप में जुड़े हुए हैं। कपिलदेव प्रसाद जी का हम नाम लेना चाहें। कपिलदेव जी आइए मंच पर और इन्हें मोमेंटो और शॉल देकर हम सम्मानित कर रहे हैं। कपिलदेव प्रसाद सिन्हा समाज सेवी और ट्रेड यूनियन समन्वय समिति के उपाध्यक्ष हैं और अभिभावक के रूप में रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से लगातार ये काम कर रहे हैं, और गुजारिश है कि मोमेंटो और शॉल देकर इन्हें सम्मानित किया जाए। हमारी टीम से गुजारिश है कि वो मोमेंटो और शॉल लेकर आएँ और हम कपिलदेव प्रसाद सिन्हा को सम्मानित कर रहे हैं। कपिलदेव प्रसाद सिन्हा समाज सेवी और ट्रेड यूनियन समन्वय समिति के उपाध्यक्ष। और अगला नाम संतोष कुमार शरण, आयकर और बिक्री कर अधिवक्ता हैं, डॉक्टर केपी यादव के शिष्य हैं और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के बड़े भाई की तरह हैं। अगर संतोष कुमार शरण जी यहाँ पर हैं तो वो आ जाएं। संतोष कुमार शरण। गया शहर के गोदावरी मोहल्ले के रहने वाले संतोष कुमार शरण पेशे से अधिवक्ता हैं। साथ ही जन कल्याण और समाज को बेहतर दिशा देने के काम में भी जुटे रहते हैं। लोगों को आयकर और बिक्री कर के बारे में भी जागरूक करते हैं। अज्ञानी है इस विषय के आयकर बिक्री कर के संबंध में, या कम जानकारी या कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे पास आते हैं। अगर कहते हैं तो जाकर के उनको समझाते हैं, बताते हैं। और आपको बता दें कि और दो नाम है। त्रिलोकीनाथ बागी विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा प्रमुख, भारतीय गौवंश रक्षण संवर्धन परिषद के हैं और डॉक्टर केपी यादव के सहयोगी रहे हैं। त्रिलोकीनाथ बागी, उन्हें भी हम केपी यादव सम्मान से आज नवाजेंगे। उनका भी नाम हमने लिया। और एक और नाम जो छूट रहा है वो है डॉक्टर जगदीश कुमार शर्मा का, डेंटल स्पेशलिस्ट हैं। उन्हें भी हम आज इस सम्मान से यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। तो ये सभी नाम हैं और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ये लगातार काम कर रहे हैं, उन्हें हम स्मृति पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं। डॉक्टर केपी यादव स्मृति सम्मान आज इन्हें मिल रहा है और हमारी टीम से गुजारिश है कि वो मोमेंटो देकर इन्हें सम्मानित करें। मंच पर मौजूद हमारे जितने विशिष्ट अतिथि हैं, कार्यक्रम के आयोजक हैं, उनसे गुजारिश है कि मोमेंटो और शॉल देकर उन्हें सम्मानित करें। और अब यहाँ सम्मान समारोह समाप्त होता है, लेकिन हम परिचर्चा की शुरुआत फिर से करेंगे और एक सत्र जो महत्वपूर्ण सत्र होने वाला है उसको लेकर हम अपनी तैयारी हैं। हमारे बीच में तमाम लोग जुड़ रहे हैं, उनसे हम सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करेंगे। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से हमने देखा है कि आपके मन में जो समस्याएं हैं, आपके मन में जो तमाम सवाल चल रहा है, उनका जवाब हमारे मंच पर जो चर्चा होती है उसमें अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि अब दूसरे सत्र की तरफ हम रुख कर रहे हैं। अब यहाँ से हम परिचर्चा की शुरुआत करेंगे, संवाद की शुरुआत करेंगे। पहला सत्र जो परिचर्चा का जो पहला सत्र था वो सब आपने देखा है। अब हम दूसरे सत्र की तरफ रुख करेंगे और जाहिर सी बात है कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण सत्र होने वाला है। अगर आप होम्योपैथी इलाज कराते हैं, अगर आपकी दिलचस्पी है होम्योपैथी शिक्षा को लेकर, तो यकीन मानिए कि ये सत्र आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो आज डॉक्टर केपी यादव स्मृति सम्मान समारोह के दौरान यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर मौजूद सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ कि पूरी इच्छा शक्ति के साथ और पूरे जोश के साथ आप लगातार यहाँ पर जुड़े हुए हैं। एक ज़ोरदार ताली उन लोगों के लिए जिन्हें हमने सम्मानित किया है डॉक्टर केपी यादव सम्मान से। एक ऐसा सम्मान जो उस शख्स के नाम पर है जिन्होंने समाज बदलने का सपना देखा था और एक उस शख्स के नाम पर है जिन्होंने बदलाव के लिए बेहतर काम किया है। तो अब मैं गुजारिश करता हूं मंच पर मौजूद सभी गणमान्य लोगों से कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें और अब हम अगले सत्र की तरफ चलेंगे। और सबसे पहले डॉक्टर आरपी सिंह, जनरल सेक्रेटरी हैं आईएचओ के और किडनी रोग विशेषज्ञ हैं, उन्हें बुलाना चाहेंगे उन्हें मंच पर। डॉक्टर आरपी सिंह मंच पर आ जाएं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से मेरी गुजारिश है कि वो भी मंच पर आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। डॉक्टर यूएस अरुण से मेरी गुजारिश है, डॉक्टर यूएस अरुण आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और डॉक्टर आलोक जैन हमारे बीच में आ गए हैं, डीएमआरडी हैं रेडियोलॉजी के। डॉक्टर आलोक जैन हमारे बीच में हैं, वो मंच पर आ जाएं और जाहिर सी बात है कि हमें ज्वाइन करें। और ये बेहद ही
महत्वपूर्ण सत्र होने वाला है जब हम सवाल जवाब के सिलसिले को यहाँ पर शुरू करेंगे। और आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार कुछ सवाल हैं कि जो हमारे मन में चल रहे हैं, कुछ अहम सवाल हैं, इसको लेकर हम इस बेहद महत्वपूर्ण सत्र को शुरू कर रहे हैं और मैं इन्हें ज्वाइन करता हूं। तो आप सबका बहुत स्वागत है। मैं परिचय पहले ही करा चुका हूं कि किस तरीके से लगातार ये लोग एक बेहतर समाज बनाने के लिए, और केवल बीमारियों से ही नहीं लड़ना है बल्कि उसके लिए डॉक्टर भी तैयार करने हैं, लोगों की सेवा भी करनी है। और आज के कार्यक्रम को लेकर हम सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करेंगे। और पहला सवाल वीरेंद्र जी आपसे है, क्योंकि आप कार्यक्रम के आयोजक भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले इस कार्यक्रम को लेकर, बाबूजी की स्मृति को लेकर आप कुछ बोलें, उसके बाद हम सवाल जवाब को शुरू करेंगे। आज मैं अपने पिता डॉक्टर के.पी. यादव का 5वां पुण्यतिथि। आप लोगों का सहयोग, आशीर्वाद, प्रेम, सानिध्य जो प्राप्त हुआ है उसका द्वारा मैं आपको मना रहा हूँ। पूर्व की पुण्यतिथि भी मैं मनाया, इस बार जो मना रहा हूँ एक बृहद पैमाने पर मना रहा हूँ। होम्योपैथ को मैं डिवोट कर रहा हूँ, होम्योपैथ के प्रति मैं समर्पित कर रहा हूँ आज का पूरा कार्यक्रम। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि देखिए होम्योपैथ किस तरीके से आगे बढ़े और होम्योपैथ में क्या संभावनाएं हैं, आज हम इस सत्र के दौरान इसकी चर्चा करेंगे। हमारे साथ आरपी सिंह जी जुड़े हुए हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं IHO के। और सर ये बताइए कि आप किडनी रोग विशेषज्ञ भी जाने जाते हैं और आपका माइक वो पास में रखा है, कि कैसे जाने कि हमारी किडनी फेल हो गई है, ये कैसे पता चले? पहले सर्वप्रथम मैं इस मंच पर उपस्थित उस विद्वान की, उसकी विद्वता की मैं परख की ये कहना चाहूँगा कि आज के.पी. यादव जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी पधारे हैं। और हम लोग सोचे कि उनके बाद के.पी. यादव जी के बाद लगता है कि स्थान खाली होगा, लेकिन उससे मुझे कहा करते थे कि डॉक्टर खाली नहीं होगा, मैं तैयार करके ही जाऊंगा। और आज देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है कि उनके प्रथम पुत्र वीरेंद्र जी ने उसको संभाला और उसे भी आगे बढ़ाने का कोशिश किया एक पिता के तर्ज पर चल के। और मुझे उम्मीद है जितना के.पी. यादव जी ने किया उससे ज़्यादा हमारे वीरेंद्र जी ने किया। देखिए एक मिसाल है, समाज की मिसाल है, उनकी मिसाल है। और लोग रोते हुए आते थे और फिर उनके यहाँ से हंसते हुए जाते थे। मैंने अभी कैसा लोगों को ऐसा नहीं देखा कि कभी उनके यहाँ से कोई निराश लौटा हो। कभी कभी वो मुझे बहुत मानते थे और हमारी परिचय उनकी हीरा बाबू बैदराबाद से हुई। और कभी कभी जब उदास हो जाते थे या बहुत थक जाते थे और पटना आते थे तो मेरे यहाँ आते थे और 10 मिनट हम लोग एक साथ बैठ के बात करते थे। चाय पीने के बाद वो फिर वहाँ से वो लौटते थे और कहते थे कि डॉक्टर निराश नहीं होना, हमारा धरोहर तैयार होगा। आज मुझे देख के बड़ी खुशी लग रही है। के.पी. यादव जी के पुत्र वीरेंद्र जी, उनके सभी भाइयों और बहनों काफ़ी आगे निकल रहे हैं। मुझे काफ़ी इस बात की फ़क्र है, खुशी है कि उनके धरोहर को इन्होंने बरकरार के रखा। यही एक पिता के मनोकामना पूरी होने का एक बहुत बड़ा रहस्य है, जरिया है, जो अपने पिता के रास्ते पर चले और आप सभी के साथ आज हैं। दूसरी बात, आपने अपने जी न्यूज़ में मुझे बुलाया, मैं आप सभी का आभारी हूँ जी, जो आपने अपने जी न्यूज़ के प्रोग्राम में बुलाया और मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। मैं ये कहूँगा ज़रूर कि आपने मुझे किडनी पर बोलने का एक सुअवसर दिया जी। जो हमारी अनुभव है उस अनुभव को मैं शेयर करूँगा। जहाँ तक हो सकता है मैं आपको इतना ज़रूर बताऊँगा कि किडनी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है और उसे आप हतोत्साह नहीं हो। मैंने उस दिन भी जी न्यूज़ के प्रोग्राम में बताया था कि मैंने 12 लाख केस देखा, जिसमें 15-17 हज़ार से ज़्यादा मेरे यहाँ किडनी की और ये किडनी स्टोन का भी शिकायत आया, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सक्सेस हुआ। और ये वीरेंद्र जी को मैं ये कहूँगा कि आज ऐसे प्रोग्राम किडनी का रखे हैं
तो किडनी पहले हम जाने कि आखिर किडनी है क्या, कि किडनी का क्या काम है, उसका क्या फंक्शन है। तो हमको ये जहाँ तक हमारी अनुभव है, किडनी ही पूरे शरीर के सभी अंगों को सुचारू रूप से चलाने का काम करता है और इम्प्योर ब्लड को, अशुद्ध ब्लड को शुद्ध करके अशुद्ध ब्लड को बाहर निकाल देता है यूरिन के रास्ते से। अशुद्ध ब्लड को, शुद्ध ब्लड को आपके धमनियों में, आपके पूरे अंगों में, आपके पूरे शरीर में प्रसारित करता है। ये है किडनी। और वही नहीं, पूरे शरीर को वही नहीं, बल्कि आपके ब्लड प्रेशर को भी, आपका ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर को भी वो सुचारू रूप से नियंत्रित करता है। बॉडी के सारे सिस्टम को भी बंद कर, नलका से बंद कर, और ये सुचारू रूप से चलाने का काम करता है। वही नहीं, जो श्वेत एल्बुमिन, फॉस्फेट और जितने भी उसके यूरिया है, सबको पास कराता है और आपके ब्लड को सुचारू रूप से चलाने का काम करता है। यही नहीं, आपका जो ब्लड का रक्तचाप है, जो कभी बहुत हाई हो जाता है, बहुत लो हो जाता है, तो उसका भी यही काम है कि वो सुचारू रूप से आपके ब्लड के रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर को हाई और लो को मेंटेन रखे। यही काम हमारी किडनी का है। और वो किडनी में आपका किडनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए किडनी बहुत ही इम्पॉर्टेंस ऑर्गन है। और वो उसकी लंबाई 5 इंची, चौड़ाई 2.5 इंची और 1 इंची मोटा होता है। और वो भी आपके ठीक पसली, जो बरहमा पसली है, उस पसली के नीचे वो अवस्थित रहता है। और वही नहीं, हमारे चिकित्सक सभी जानते होंगे, चाहे आप लोग भी आज की बोलचाल के इस भाषा में L4, L5, L3, L4, L4 के सामने ठीक अवस्थित है 1, 2, 3 चौथे। हम कहते हैं दाएं है कि बाएं है, ऊपर की नीचे, वैसा कुछ नहीं है। हमारे बरहमा पसली के नीचे L4 के ठीक साइड में वो अवस्थित है। और उसका यही काम है कि आपके बॉडी को सुचारू रूप से चलाए। और सुचारू रूप से चलाने का काम अगर कोई करता है पूरे सिस्टम में, बिल्कुल वो है किडनी। जी बिल्कुल, मैं अगला सवाल इलाज को लेकर भी करूंगा। डॉक्टर US अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप एलोपैथ चिकित्सक हैं, लेकिन होम्योपैथी में भी आपकी दिलचस्पी है, तो होम्योपैथी को लेकर आपका अनुभव क्या है? चूँकि आप बाहर से देख रहे हैं तो बेहतर बता सकते हैं। नहीं, एलोपैथ भी उसी तरह का साइंस है, होम्योपैथ है, और कंट्राडिक्शन कहीं नहीं है। होम्योपैथ से भी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन होम्योपैथ में ड्रॉबैक्स कहाँ पे हैं? ड्रॉबैक्स हैं कि उनमें इन्वेस्टिगेटिव ब्रांच उतने डेवलप नहीं है। ट्रीटमेंट से अवेलेबल हैं, लेकिन उनको भी एलोपैथ का सहारा चाहिए पैथोलॉजी टेस्ट के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए, CT स्कैन के लिए, क्योंकि अगर उनको प्रॉपर डायग्नोसिस मिले तो उनको ट्रीटमेंट देना आसान होता है। बिल्कुल। और हमारे साथ डॉक्टर आलोक जैन हैं। आलोक जी से सवाल है मेरा कि डॉक्टर साहब, ये आपने कई कन्वोकेशन में स्पीच दी है, कई जगह अपनी बात आपने रखी है, तो कैसा अनुभव रहा है और आप किस तरीके से देखते हैं चीज़ों को? हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने लोग आए हुए हैं, डॉक्टर वीरेंद्र जी, डॉक्टर US अरुण बॉस और जी न्यूज़ वाले, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होम्योपैथी और एलोपैथी, लोग कहते हैं कि बहुत सी बीमारी एलोपैथी में है, ठीक हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। एक्यूट कंडीशंस, अगर मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास आता है एक्यूट हार्ट फेलियर लेके, तो डेफिनेटली उस केस में एलोपैथी का मेन रोल हो जाता है, क्योंकि आप एंजियोग्राफी कराइए, ब्लॉक है तो स्टेंट लगाइए, और उसको वैसोडायलेटर्स या फिर जो लोग ब्लड थिनर्स बोलते हैं, वो एग्जैक्ट एक्यूट स्टेज में दिया चाहिए। कोई भी मेडिसिन अगर काम करती है, उसको उसकी सक्सेस रेट एक दायरा होता है जिसको कहा जाता है 42%। जैसे कि मैं जब फाइनल ईयर MBBS में था, तो हमारे डीन ने कहा था कि कोई भी बीमारी है 20% तो वो अपने आप ठीक हो जाती है, चाहे आप एलोपैथी करो चाहे होम्योपैथी करो। तो कोई भी ड्रग की सक्सेस रेट अगर पेशेंट क्लिनिकली इम्प्रूव कर रहा है,
डिजीज़ के सिम्टम्स घट रहे हैं वो 42% से ज़्यादा हो, मतलब 100 में से 42 मरीज से ज़्यादा अगर ठीक हो रहे हैं कोई दवाई देने से, तो वो हम ये कह सकते हैं कि वो दवाई एलोपैथी में हो चाहे होम्योपैथी में हो, वो कारगर हो रही है। होम्योपैथी में मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बॉस से काफ़ी दिनों से 18 साल से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सारे सीवीए मोस्टली सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स या फिर ब्रेन हेमरेज या इन्फार्क्ट के पेशेंट्स आते थे और ऐसे ऐसे हेमरेज आते थे जो मैं उम्मीद नहीं करता था कि 24 घंटा से बेसी वो बचेंगे। 2-3 दिन बाद लाइटर वर्जन मूड में कभी वीरेंद्र बाबू से बात किए कि बॉस पेशेंट कैसा है, तो बोले यार वो तो चना खा रहा है। मैंने कहा अच्छा 72 घंटे तक बच गया। तो एलोपैथी में कभी कभी हम लोग कभी मतलब सोच नहीं सकते हैं कि आईसीयू में हो, वेंटिलेटर पे चला जाए, उस तरह का पेशेंट बचे, लेकिन भगवान ने इनको यश दिया है और इनके होम्योपैथी का बिल्कुल कुछ चीज़ में आई रियली फील लाइक थिंग्स अबाउट इट एंड फ्यू डिजीजेस जिसमें कि होम्योपैथी इज़ रियली डूइंग वंडरफुल। एक तो वीरेंद्र जी हैं सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट का तो कारगर मान रहे हैं। एक स्किन डिसऑर्डर्स होता है जिसमें चल रही दवाई एलोपैथी काम नहीं करती है, उसमें मैंने देखा होम्योपैथी डू वंडरफुल थिंग्स, इट्स लाइक अ वंडरफुल ड्रग। और दूसरा आर्थराइटिस होता है, क्रॉनिक रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गए, जॉइंट पेन हो गए, उसमें दवाइयाँ चल रही है, काम नहीं होती है, लेकिन होम्योपैथी का देखा कभी कभी इट डज रियली वंडरफुल जॉब। बिल्कुल। अगला सवाल डॉक्टर वीरेंद्र जी आपसे है और देखिए कि किस तरीके से इस कार्यक्रम ये आगे बढ़ रहा है लगातार। तो सवाल आज के कार्यक्रम को लेकर आपसे ये है कि आप बाबूजी के साथ कैसे जुड़े, कब से जुड़े? बचपन से। आप यूँ कह लीजिए कि जब मेरा बचपन उनके गोद में पला बढ़ा, जो हर एक पुत्र का अपने पिता के प्रति होता है। बहुत इंटरेस्टेड बात है। जब मैं 7 इयर्स 8 इयर्स का था उस समय मैं पुरिया बांधना बाबूजी के साथ शुरू कर दिया था। क्या बात है। पुरिया बांधना, हाँ ये 2 खुराक आर्निका इसको दे दो, तो आर्निका हम दे देते थे। हमको क्या पता कि आर्निका क्या होता है, पल्सेटिला क्या होता है, नक्सोमिका क्या होता है, हमें नहीं पता था। 82, 83, 84 आस्ते आस्ते मैट्रिकुलेशन किया। मैट्रिकुलेशन करने के बाद मैं रिजिड हो गया कि हमें साइंस नहीं पढ़ना, हमें डॉक्टर नहीं बनना। मैंने बाबूजी के साथ एकदम बोल दिया कि हमको साइंस नहीं पढ़ना है, डॉक्टर नहीं बनना है, हम कॉमर्स में जाएंगे, हम कॉमर्स हमको पढ़ाइए। बाबूजी अरे रहे कि तुमको आईएएस करना है। ये डिसीजन लेने में 15-20 दिन 25 दिन करीब लग गया। उस समय तक गया कॉलेज का एडमिशन फुल हो गया था, अनुगा कॉलेज फुल हो गया था। आखिरकार जगह कॉलेज में साइंस में हमने एडमिशन लिया 86 में। चूँकि थोड़ा सा मैं बचपन से जिद्दी टाइप का बच्चा था, पढ़ने में भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही हूँ। अभी भी जब मैं ठान लेता हूँ, प्रैक्टिस में भी ठान लेता हूँ कि इसको ठीक करना है, वो कह देता कि पैसा नहीं है तो ठीक है, जब हमें लग जाए, जब वो छोड़ देता है, मैं लाइफ में बतलाऊंगा ऐसा ऐसा केस जब छोड़ दिया, कैस कि ये मर जाएगा, हम कहे कि मरेगा नहीं। क्या बात? मैं हूँ, मरेगा नहीं, मैं हूँ। मैं बिल्कुल जिद्दी हूँ, बहुत जिद्दी। आईएएस किया, आईएएस करने के बाद कुछ उस समय भी हमारे साथ लाइफ में हुई घटना। जो मेरे साथ पढ़ता था, हमसे जूनियर लड़का था जिसका मेडिकल में सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। हमने आईएएस का मार्कशीट सर्टिफिकेट सब फाड़ के फेंक दिया कि साला फालतू है और हमको डॉक्टर वॉक्टर नहीं बनना है, चलो हटाओ दूसरा काम करते हैं। पुनः बाबूजी समझाए हमको कि बेटा तुमको बनना डॉक्टर है, फिर आईएएस लो, उसी का डुप्लीकेट निकालते हैं। निकला हमारा एडमिशन गया होम्योपैथ में। हमारे डॉक्टर रमेश कुमार गुप्ता जो हमारे गार्जियन थे, आज नहीं है यहाँ पर नहीं है मंच पर, वो ज़बरदस्ती पकड़ के डॉक्टर कलीम सिद्दीकी जो अभी जिनको हमने अपने हाथों से सम्मानित किया था, वो अब बाबूजी तीनों मिल करके पकड़ के ज़बरदस्ती हमको एडमिशन करवाए। क्या बात। ज़बरदस्ती एडमिशन, मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ, मैं कोई भी बात छिपा के नहीं बोल रहा हूँ, खुले मन से बोल रहा हूँ। करवाए, हम कहे कि ठीक है चलो। पढ़ने में मैं शुरू से ठीक था, स्कॉलरशिप होल्डर पहले से था,
मैंने कहा कि ठीक है चलिए आइए से किया, मगर बैड लक हमेशा चलते रहता है। 92 में एग्ज़ाम देने गए, वहाँ कुछ बैड लक हो गई, वो घटना मैं यहाँ पर नहीं बतलाऊँगा ओपन मन से। 2000 में मैंने BHMS कंप्लीट किया। BHMS कंप्लीट करने के बाद हमारे अभिभावक डॉक्टर रामजी बाबू हैं, गार्जियन हैं, पिता के समान हैं। ये बोले कि वीरेंद्र तू एडमिशन MD में ले ले, चूँकि पारिवारिक माहौल था, ले ले। हम कहा कि चाचा सो ठीक है चलिए ले लेते हैं। एडमिशन MD में ले लिया। MD में जब एडमिशन लिया तो पहले का रिकॉर्ड को देखते हुए कोई MD का मेरा गाइड बनने को तैयार नहीं थे। मेरा MD का गाइड बनने को तैयार नहीं थे। एन प्रकार डॉक्टर DP रस्तोगी को वही बोले कि वीरेंद्र का गाइड तो आप बनिएगा, तो कहेंगे वीरेंद्र वही, तो हाँ तो ठीक है। MD का गाइड हमारे DP रस्तोगी बोले। जब मैं गया उनके पास साइनोप्सिस लेकर के पैर छू कर प्रणाम किया, बिल्कुल अदब के साथ बैठाए, बहुत इज्जत के साथ बैठाए। लैपटॉप मेरे सामने कर दिया, कहेंगे खोलो, कैंटीपेटी खोलो, सब खोलो। जब मैंने सब चीज़ का जवाब दे दिया तो उनको लगा कि वीरेंद्र के बारे में आखिर सब लोग इतना गंदा गंदा बात क्यों बोलता था, इतना कैसे बोलता था, ये तो एकदम सही लड़का है, मेरिटोरियस है, इसको जैसे कि मैंने उन्होंने एक्सेप्ट किया, यूनिवर्सिटी किया। डॉक्टर DP रस्तोगी का एक कर्ज मेरे ऊपर आज भी है, कल भी है और कल भी रहेगा। मेरे MD में सिग्नेचर थेसिस पर वो किए थे। क्या बात है। समझे, वो शख्स MD किया। चैलेंज शुरू हुआ प्रैक्टिस का। संयोग है हम आलोक जैन, हमारे US अरुण साहब और शहर के कुछ लोग हैं जो एक साथ हम लोगों ने प्रैक्टिस शुरू किया। परम पिता परमात्मा का देन, प्रभु का इच्छा, आज हम लोग सभी साथी प्रैक्टिस में अपने अपने फील्ड में अव्वल हैं। क्या बात है, और एक ज़ोरदार ताली हो जाए क्योंकि इन्होंने अपने पिता को याद किया है। मैं अगला सवाल आपसे पूछता हूँ, उससे पहले जिस तरीके से हमारे साथ RP सिंह जी जुड़े हुए हैं और किडनी को लेकर हम इनसे लगातार बात कर रहे थे, एक अहम सवाल बनता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर पता चल गया कि हमारी किडनी फेल हो गई है तो कितना लोग हताश हों और उसका इलाज कैसे करें? किडनी फेलियर का सबसे बड़ा लक्षण है, पहले तो हमको जानना चाहिए कि किडनी फेल हो गया तो हम क्या कौन कौन से लक्षण जानेंगे कि कैसे हो गया किडनी फेल। हमको ये देखना होगा जब किडनी फेल हो जाता है तो फिर देखते हैं उनको बड़ी कमजोरी बहुत होगी, सिर में चक्कर बहुत आता है, प्यास भी उन्हें बहुत लगती है, लेकिन पानी भी उन्हें कम पीनी है, प्यास लगती है। थोड़ा डॉक्टरी में स्टीलिंग पुलिंग पर ध्यान नहीं देंगे हम लोग, चूँकि पेशेंट से बोलते बोलते वहाँ थोड़ा गड़बड़ होता है। कमजोरी बहुत लगता है, सुस्ती बहुत लगती है, मुंह काफ़ी सूखा रहता है, चक्कर भी होता है, और चक्कर जब होता है तो उन्हें वॉमिटिंग भी होती है। साथ हम देखते हैं कि वो शाम को हम देखते हैं कि उनका मॉर्निंग में देखते हैं उनका चेहरा काफ़ी फूला हुआ है, सुबह देखते हैं तो शाम को देखते हैं कि उनका चेहरा फूला हुआ है, सुबह देखते हैं कि उनका पाँव फूला हुआ है, चेहरा बंद ख़त्म हो गया और ये पाँव फूला हुआ है। कमजोरी लगना, सुस्ती लगना, पेशाब में रिटेंशन होना, पेशाब बहुत कम होना, पसीना होना, साथ साथ शाम को उनका पाँव चेहरा में सूजन आ जाए रात में, सुबह उनके चेहरे का सूजन कम होके पाँव का सूजन ज़्यादा बढ़ जाए, साथ साथ उनको चेहरा में सूजन आ जाए, और उल्टी तो उनको होता ही है, कमजोरी होती है, सुस्ती तो लगता ही है, चक्कर आता ही है, सूजन होता ही है। इतनी सारे लक्षण जब उनके पेशेंट के आवे तो समझना चाहिए कि अब मुझे कहीं ना कहीं किडनी का शिकायत आ रहा है जी। उन्हें तुरंत ही जाके अपने नियरेस्ट पैथोलॉजी के साथ पहले तो डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, और डॉक्टर से कांटेक्ट करके उनसे फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए आदमी को तैयार होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन करा लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर उनकी किडनी फेल हो सकती है, उनको सारे कंप्लेन आ सकता है। अगर इतने में वो प्रिकॉशन ले लेते हैं तो किडनी को फेल होने से बचाया जा सकता है।
बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि आप अगर दूसरे इलाज की पद्धति अपनाते हैं तो आप एक बार होम्योपैथी में भी आएँ और यहाँ भी आपको रामबाण और कारगर इलाज यहाँ पर मिल सकता है। डॉक्टर वीरेंद्र जी, आपसे अगला सवाल करते हैं, फिर मैं जाऊँगा डॉक्टर US अरुण और आलोक जैन के पास कि एक बहुत बड़ी चुनौती होती है हमारे सामने कि अगर आपकी विरासत बहुत बड़ी हो तो उसको कैसे सहेजा जाए, उसको कैसे आगे बढ़ाकर ले जाया जाए, तो कितनी चुनौती थी जिसका सामना आपको करना पड़ा? बहुत अच्छा। हावड़ा से राजधानी चलती है दिल्ली के लिए। 120 के स्पीड में पहला जो ड्राइवर था वो चला रहा था। गया में ड्राइवर चेंज होता है, पैसेंजर वही है, केवल ड्राइवर चेंज हुआ। इशारों को समझिएगा, पैसेंजर वही है, ड्राइवर चेंज हुआ। यदि वो 80 के स्पीड में चलाता है तो तुरंत कहेगा कि लगता है कि ड्राइवर जब उसको 120 से ऊपर ले जाना पड़ेगा तब लगेगा कि हाँ बड़ी अच्छा ड्राइवर है यार, एकदम बढ़िया से स्मूथली चला रहा है, 130-40 में चला रहा है। क्या बात है। सेकंड जनरेशन, चाहे वो मेडिकल लाइन में हो, वकालत में हो, किसी भी चीज़ में हो, सेकंड जनरेशन को अपने बाप से ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा, हर एक चीज़ में होना पड़ेगा, हर एक जगह पर होना पड़ेगा, तो वो सेकंड जनरेशन सफल होता है। मैं भी हूँ, आप भी हैं, आप भी हैं। बिल्कुल, और डॉक्टर US अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप एलोपैथी चिकित्सक होने के नाते जो किस तरह के पेशेंट होम्योपैथी के डॉक्टर आपके पास रेफर करते हैं, और दूसरी बात ये कि लिमिटेशंस क्या हैं होम्योपैथी की? एलोपैथ सर्जिकल जहाँ ज़रूरत है वहाँ, जहाँ इमरजेंसीज हैं वहाँ पे, जहाँ भी इमीडिएट की ज़रूरत है वहाँ पे एलोपैथ के पास जाएं। क्रोनिक डिजीज बहुत सारे एलोपैथ में आज भी, जैसे डॉक्टर आलोक जैन ने बताया, रूमाटाइड, हड्डी जोड़ों की समस्या है, चर्म रोग हैं, पैरालिसिस का है, इस तरह का चीज़ जो होता है जिसका आज भी एलोपैथ में बहुत अच्छा इलाज नहीं है। तो उन सब चीज़ों के लिए, या शिशु रोग में बहुत सारे चीज़ जो हैं, बहुत सारे बच्चे इंजेक्शन से, इससे दवा से डरते रहते हैं, उनके लिए भी अवेलेबल हैं। लेकिन साथ में होम्योपैथ को भी, जो भी चिकित्सक हैं उनको रेगुलर इन्वेस्टिगेटिव सपोर्ट मिलना चाहिए और लेना चाहिए। जी कुछ बोलना चाह रहे हैं इसी विषय पे? हाँ, जो सवाल कर रहे थे। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे, जो ऑडियंस के लिए भी अच्छा रहेगा। अभी टीवी पूरा दुनिया देख रही है, आपकी हमारी बात पूरा दुनिया सुन रही है जी। हमें एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है, टॉपिक है स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथी। हमें एक चैप्टर पढ़ना है, स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथी। हम होम्योपैथ का भी कुछ स्कोप है, कुछ लिमिटेशन है, जो हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यदि बढ़ते हैं तो पेशेंट का जान खतरा में लेना पड़ता है। बिल्कुल। आलोक जी, आपसे भी यही सवाल है मेरा कि किस तरह के पेशेंट हैं जो आपके पास रेफर किए जाते हैं होम्योपैथी डॉक्टर की तरफ से? मोस्टली जो भी आते हैं, या तो CT स्कैन, MRI, या बैक पेन लेके रहता तो एक्सरेज रहता है, और मेनली यही रहता है। एक चीज़ और मैं उस समय ऐड नहीं कर पाया था जी। जितने एलोपैथिक मेडिसिन्स में जैसे कि इन्वेस्टिगेशंस और डेवलपमेंट साइंस रिसर्च हुए हैं, अगर इतना ही होम्योपैथी में भी अगर हुआ होता तो आज होम्योपैथी का काफ़ी और भी ज़्यादा विकास होता, मेरे को लगता। होम्योपैथी मेरे ख्याल में, मेरे को उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और मेरे को लगता है होम्योपैथी मेडिसिन्स जो है वो दो जगह थोड़ा ड्रॉबैक पे आ जाती है। एक तो डाइल्यूशन कितना है, और दूसरा डोज। ये दो चीज़ में एक पता नहीं चलता कितना है क्या नहीं। और एज फार एज इन्वेस्टिगेशन इज कंसर्न, आई मोस्टली गेट स्कैन, MRI, एक्सरेज, और कभी कभी किडनी के रहे तो अल्ट्रासाउंड वगैरह भी हम लोग भी डू दैट। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये सवाल होगा। लेकिन डॉक्टर वीरेंद्र जी, एक सवाल और है कि आपने किन रोगों का इलाज किया है, आपका स्पेशलाइजेशन, उसके बारे में अगर थोड़ा बता सकें, और सफलता का प्रतिशत क्या है?
जैसा कि सर्वविदित है कि मैं डॉक्टर के.पी. यादव का एकलौता पुत्र होने के नाते मैंने बतलाया पहले भी कि मैं प्रैक्टिस में आया, डॉक्टर बना। मैंने रिपट्टी से एमडी किया। हमारा जो टॉपिक वहाँ पर था, सब्जेक्ट था जिस पर हमें रिसर्च करना था, रिसर्च पेपर सबमिट करना था, तो मैंने क्या कि स्कोप ऑफ रिपट्टी इन ट्रीटमेंट ऑफ पैरालिसिस, चूँकि पैरालिसिस पर ही हमें करना था, और मैंने 395 पेज की थीसिस अपना सबमिट किया, जो आज भी लाइब्रेरी में है, यूनिवर्सिटी में रखा हुआ है। हमने थीसिस सबमिट कर दिया है। थीसिस सबमिट करने से केवल हमें एमडी की डिग्री मिली है, मैं डॉक्टर बना हूँ, मगर मेरी इच्छा अभी भी है कि अभी भी हमको मौका दिया जाए, प्रैक्टिस से मौका दे दिया जाए, तो 395 नहीं 10,000 पेज का मैं थीसिस सबमिट कर सकता हूँ पैरालिसिस पर। अभी भी क्या बात है, क्या बात है। अभी भी मैं 10,000 पेज का मैं अभी भी मैं कहता हूँ कि कोई भी यूनिवर्सिटी हमको मौका दे, कहीं से भी मिले, मैं अभी भी 10,000 पेज का मैं थीसिस सबमिट करने को तैयार हूँ, कि जो आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी, आने वाला जनरेशन को और फ़ायदा हो, मेरा ज्ञान का उसको फ़ायदा हो सके। बिल्कुल, और ज्ञान ऐसी चीज़ है जिसको पीढ़ियों का ट्रांसफ़र हो तभी वो बेहतर होता है। और डॉक्टर आर.पी. सिंह जी, आप कुछ बताना चाह रहे थे, क्योंकि हम बार बार पूछ रहे थे कि डॉक्टर आर.पी. सिंह, आपसे मेरा अगला सवाल कि किडनी को लेकर जो बात हम कर रहे थे, तो कुछ ट्रीटमेंट पर भी अगर आप जोर डाल सकें कि क्या करें, कैसे लाइफ को बचाएं। ट्रीटमेंट के पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कैसे किडनी कैसे फेल हो गया। जब फेल होगा तब हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। कैसे हो गई किडनी फेल? अच्छा, क्या सोच के बचा सकते हैं? तो मुझे ये देखना होगा कि आखिर किडनी मेरा क्यों फेल हो गया। सारे लोगों का नहीं फेल होता है, मेरा क्यों फेल हो गया। एक ही पड़ोसी में 2 हैं, एक का नहीं फेल हुआ, एक का दूसरे का फेल हो जाता है। तो मुझे पहले वहाँ पहुँचना पड़ेगा कि किडनी कैसे फेल हो गया। वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना, बहुत अनहाइजीनिक चीज़ें लेना, समय पर नहीं सोना, समय पर नहीं जगना, अल्कोहल का ज़्यादा यूज करना। आजकल अल्कोहल लोग बहुत पीते हैं। अल्कोहल का ज़्यादा यूज करना। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी पैथी की बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन एलोपैथ में भी डॉक्टर साहब लोग कहते हैं कि ज़्यादा हायर से हायर पेन किलर को ना लिया जाए, उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ज़्यादा अननेसेसरी पेन किलर का यूज न करें, अल्कोहल ज़्यादा नहीं लें, हार्ड ज़्यादा वर्क नहीं करें, अनहाइजीनिक खाना ज़्यादा नहीं खाएं, समय पर जगें, समय पर अपने दिनचर्या को मेंटेन रखें, तो ये किडनी फेल होने की कम चांसेस होती है। अब आती है मेडिसिन की बात है। सर ने पूछा कि उसमें हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, मेडिसिन कौन सी देंगे। हमारे यहाँ बहुत डॉक्टर साहब ने बहुत बार डॉक्टर साहब ने कहा कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में पैथोलॉजी का हेल्प आप लोग नहीं लेते हैं। मैं बताऊं डॉक्टर साहब कि मैं जब लिखता हूं तो पैथोबैकेम बहुत स्टैंडर्ड है, बहुत सारे पटना के पैथोलॉजिस्ट हैं, हम लोग भी पैथोलॉजी लिखते हैं। हमारे यहाँ पढ़ाइयाँ होती है और अच्छी पढ़ाई पैथोलॉजी की होती है, लेकिन चाहे वो एलोपैथ की हो या चाहे होम्योपैथ की हो, चाहे आयुर्वेद की हो, एक पैथोलॉजी का सिस्टम है, वहाँ हम भी भेजते हैं। और वहाँ से मेरे यहाँ रिपोर्ट्स आता है, बिल्कुल, कि रिपोर्ट आता है कि आज आपका किडनी इतना बढ़ गया, किडनी इतना घट। किडनी में क्या बढ़ गया? 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल है, 3 चीज़ों का भी बहुत रोल है। आपका क्रिएटिनिन कितना बढ़ गया, और क्रिएटिनिन कैसे बढ़ जाता है? ब्लड यूरिया पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। ब्लड यूरिया कितना बढ़ गया? नॉर्मल वैल्यू ब्लड यूरिया का 40 है, 30 to 40, मैक्सिमम नहीं 40%। और कल मेरे यहाँ मुजफ्फरपुर का है कि 140 हो गया। छोटा बच्चा 18 साल का बच्चा है, बहुत रिच फैमिली का बच्चा है, उसका किडनी में ब्लड यूरिया वो 118 हो गया। और उसके जब ब्लड यूरिया बढ़ता है तो क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। क्रिएटिनिन 1.4 है, 1.5 है, तो 1.5 होता है, उसके जगह उसको 12.5 हो गया है। उसका पोटेशियम भी बढ़ गया। और फिर यहाँ देखते हैं यूरिक एसिड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। थोड़ा ट्रीटमेंट भी सर आप अगर बता सकें। इसके बाद तुरंत बताते हैं, लोग जान जाएं आखिर है कि कैसे।
तो ब्लड यूरिया भी बढ़ जाता है। तो ब्लड यूरिया बढ़ गया, क्रिएटिनिन बढ़ गया, और यूरिक एसिड की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। यूरिक एसिड के लिए बहुत दवा खाते हैं, तरह तरह की दवाएं खाते हैं, तरह तरह की पेन किलर खाते हैं, बराबर दवा खाते हैं। एलोपैथ में भी डॉक्टर साहब हमारे बहुत नज़दीक लोग हैं, वो लोग मना करते हैं ज़्यादा अननेसेसरी दवा नहीं खाएं। तो इस सारे खाने के बावजूद ही आपको किडनी पर इफेक्ट हो सकता है। अब मान लिया कि हो गया, तो मुझे कौन सी प्रिकॉशन लेनी होगी, कौन सी दवाएं हम दें जिसके चलते मेरा पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाए। हमारे यहाँ सिम्टम्स का ट्रीटमेंट होता है। उस सिस्टम पर हमारे यहाँ एस्टोपेंथस इज द बेस्ट मेडिसिन टू क्योर दी और रिलीफ दी सिस्टम्स ऑफ किडनी। उसके अलावा भी हमारे अभी एल सेरम भी आए हैं। उसके अलावा हमको देखना है, इधर देखना है कि हम डायलिसिस के लिए भेजते हैं। जब हमारे यहाँ नहीं कंट्रोल होगा तो हम रेफर करते हैं कि आप डायलिसिस करो। लेकिन डायलिसिस में 1 किलो 1.5 किलो पानी तो निकल जाता है बाई रिकॉर्ड्स, लेकिन फिर उसकी पेशाबें बंद हो जाती है। वहाँ हमारे यहाँ बहुत अच्छी दवा है पिक्रिक एसिड। अगर पिक्रिक एसिड को जब हम खिलाते हैं तो फिर भी उसका पेशाब होना शुरू हो जाता है। अभी हमारे 10 दिन का रिपोर्ट्स है। एक बच्चा 18 साल का मुजफ्फरपुर का, जिसको डायलिसिस होता है, 1.5 किलो पानी निकलता है, फिर उसकी पेशाबें बंद हो जाती है। मेरे यहाँ खबर आया तो हमने उसको दवा दिया। हमने उसको ऑक्सीडेंड्रम क्यू दिया, मदर टिंचर ऑक्सीडेंड्रम का, और मैंने पिक्रिक एसिड भी खिलाया। पिक्रिक एसिड खिलाने की वजह से और ऑक्सीडेंड्रम क्यू मदर टिंचर मूल खिलाने से उसका पेशाब फिर होने लगा। और डायलिसिस से जहाँ उसको 1.5 किलो पानी निकलता था, वाटर निकलता था, वहाँ मेरे 700 ग्राम पानी निकलना शुरू हो गया। बिल्कुल। जो एक रोज़ गैप करके जब पानी निकलता है, डायलिसिस होता था, आज की रिपोर्ट है कि 9 दिन पर होता है और पानी उसका 500, 400, 350 ग्राम होता है। पानी तो उतना ही पीता है जितनी की उसकी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा पानी भी नहीं देना चाहिए। ये सारी बातें हैं। और उसके अलावा भी एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, ट्रीटमेंट किडनी की ट्रीटमेंट करते हुए उसका पेट काफ़ी डिस्टेंटेड हो जाता है। पेट से उसकी गैस से पेट फूल जाता है, डिस्टेंटेड बेचैन हो जाता है, पेशाब भी रुक जाता है। हमको वहाँ एपिस की भी ज़रूरत पड़ सकती है, एपिस मेलिफिका की ज़रूरत पड़ सकती है। वहाँ हमको ऑक्सीडेंड्रम के साथ साथ, एल सेरम के साथ साथ हमको पिक्रिक एसिड की भी जरूरत पड़ेगा, उसको भी हम दे सकते हैं। लेकिन मैं अपने चिकित्सकों को रोकना चाहेंगे आपको, फिर मैं अगला सवाल लेता हूँ अगर समय। जी बिल्कुल सर, 1 मिनट इसी पर बता दूँ मैं। और उसको लीवर काफ़ी डिस्टेंडेड हो जाते हैं, पेट बहुत चढ़ जाता है, गैस भी नहीं पास करता है। तो लाइकोपोडियम इज द बेस्ट मेडिसिन टू कंट्रोल दी एब्डोमिनल ट्रबल। ये भी ठीक कर देता है, पेशाब को भी कराता है, पानी भी बहुत निकलता है और पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलती है। ठीक है सर, समय की थोड़ी कमी है सर हमारे प्रोग्राम की। एक मिनट ब्लड यूरिया को भी घटा देता और क्रिएटिनिन को भी घटा देता। बेटर मेडिसिन टू कंट्रोल होम्योपैथिक साइंस। ये टीवी का कार्यक्रम है, थोड़ी वक्त की कमी रहती है। डॉक्टर वीरेंद्र जी, एक सवाल है, बेहद अहम सवाल है कि अब डॉक्टरी की तो हमने बात कर ली, एक और विरासत आपको मिली थी समाज सेवा की, जो आपके पिताजी करते थे। उस विरासत को आप किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं? अपने पिता के द्वारा सौंपी गई हर एक जिम्मेवारी का मैं निर्वाह कर रहा हूँ। कहीं पर भी एक नुक्ता पर भी हमने कोई कमी नहीं छोड़ा। पूर्व में हमारे पिता समाज सेवा में रहे, अभी जो सम्मानित कर रहे थे हमारे बागी जी भी थे, गोरक्षा आंदोलन समिति के, हमारे अनिल भैया भी थे जो बाबूजी के साथ रहे। चाहे वो रामलीला पूजा समिति हो, रामनवमी पूजा समिति हो, चाहे वो गोरक्षा आंदोलन समिति हो, या फिर जहाँ भी बाबूजी जाया करते थे पूर्व के वर्षों में, अपने जीवन काल में जिस मंच पर वो बैठा करते थे, आप लोगों का आशीर्वाद है, प्रेम है कि आज हमें वो स्थान मिल गया है और मैं अपने पिता का नाम को आगे बढ़ा रहा हूँ। उनके छोड़े गए कार्यों को मैं संभाल रहा हूँ और आगे बढ़ाते हुए संभाल रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, एक जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। और अब इस कार्यक्रम के हम अगले सत्र की तरफ चलते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि आप मंच पर बने रहें, क्योंकि अब हम मोमेंटो देकर जो हमारे इस सत्र के जो अतिथि हैं डॉक्टर आरपी सिंह जी, डॉक्टर यूएस अरुण जी और डॉक्टर आलोक जैन जी, उनको मोमेंटो देकर हम सम्मानित करेंगे। प्रदीप जी से गुजारिश है कि वो कृपया मंच पर चले आएँ, क्योंकि हम मोमेंटो देकर सम्मानित कर रहे हैं। डॉक्टर ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव जी हैं डिप्टी मेयर गया के, उनसे गुजारिश है कि वो कृपया मंच पर चले आएँ।
रणजीत जी हैं, अतरी के विधायक हैं, उनसे भी गुजारिश है कि आप मंच पर चले आएँ। और हमारी टीम से भी गुजारिश है कि वो मोमेंटो लेकर आएँ। डॉक्टर आरपी सिंह, जनरल सेक्रेटरी IHO, उनको हम मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। प्रदीप जी से गुजारिश है, सीनियर टेरिटरी मैनेजर सेल्स जी मीडिया के, कि वो भी मंच पर आ जाएं। और अब मोमेंटो देकर डॉक्टर आरपी सिंह को हम सम्मानित कर रहे हैं। अगला नाम है डॉक्टर US अरुण का, सेक्रेटरी हैं IMA गया के, मशहूर पैथोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर US अरुण को हम मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। डॉक्टर US अरुण, डॉक्टर आरपी सिंह के बाद डॉक्टर US अरुण। और जाहिर सी बात है कि आज का कार्यक्रम KP यादव स्मृति सम्मान समारोह बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। डॉक्टर US अरुण को हम सम्मानित करेंगे। बिल्कुल आप आ गए हैं। टीम से अनुरोध है कि वो मोमेंटो लेकर आएँ और गुजारिश है प्रदीप जी, डॉक्टर वीरेंद्र जी और ओंकार नाथ जी से कि वो US अरुण को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। डॉक्टर US अरुण। और गुजारिश है मेरी टीम से कि मोमेंटो लेकर आए। हम अगला नाम जो है वो है डॉक्टर आलोक जैन का, DMRD है रेडियोलॉजी के, उनको भी सम्मानित करेंगे हम। डॉक्टर आलोक जैन, हमारी टीम से गुजारिश है कि वो मोमेंटो लेकर आएं। डॉक्टर विजय जैन हमारे बीच में शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और उनसे भी गुजारिश है कि वो मंच पर आ जाएं। तो डॉक्टर आलोक जैन को हम शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित कर रहे हैं। और अगला नाम डॉक्टर विजय जैन का, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, मशहूर चिकित्सक हैं, उनको भी हम मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। तो विजय जैन। और अब डॉक्टर वीरेंद्र जी और प्रदीप जी से मेरी गुजारिश है कि ओंकार नाथ जी, जो कि डॉक्टर ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव, जो कि डिप्टी मेयर हैं गया के, उनको हम मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। अब वीरेंद्र जी और विजय जैन के बाद पहले विजय जैन को शॉल ओढ़ाकर, डॉक्टर विजय जैन जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं डॉक्टर के पेशे में, उन्हें हम शॉल देकर और मोमेंटो देकर हम सम्मानित करें। एक बार ज़ोरदार ताली, आपकी तालियां बता रही हैं कि कितना आप हौसला अफजाई कर रहे हैं आपने यहाँ पर। और अब हम सम्मानित करेंगे डॉक्टर ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव जी को, जो गया के डिप्टी मेयर हैं। कृपया टीम से गुजारिश है कि वो मोमेंटो लेकर आएँ और उन्हें अब हम सम्मानित करेंगे। रणजीत जी हैं, अतरी के विधायक हैं, उनको भी मोमेंटो देकर हम सम्मानित करेंगे। टीम से गुजारिश है कि वो मोमेंटो लेकर आएँ। रणजीत जी हमारे बीच में है, अतरी के विधायक हैं, उनको हम मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत आभार कि आप अपने कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आप पहुँचे। और डॉक्टर वीरेंद्र जी से मेरी गुजारिश है कि कृपया आएँ और 2 शब्द में सबका आभार यहाँ से जताएं। यहाँ से डॉक्टर वीरेंद्र जी। अच्छा, उनको नहीं, हाँ, डॉक्टर वीरेंद्र जी आयोजक है कार्यक्रम के, लेकिन उनको भी मोमेंटो दिया जा रहा है। डिप्टी मेयर की तरफ से गुजारिश है और टीम से आग्रह है कि वो मोमेंटो लेकर आएँ और उन्हें सम्मानित करें इस बड़े कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित करने के लिए। बिल्कुल, और डॉक्टर वीरेंद्र जी को हम सम्मानित कर रहे हैं और हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि किस तरीके से लगातार चिकित्सा के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में जिस तरीके से वो लगातार काम कर रहे हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज उस शख्सियत को